मेरा पेट एक ऐसे बॉटमलेस पिट जैसा है जिसे कभी भरा ही नहीं जा सकता। जब मेरे पेरेंट्स को इस बात का पता चला तो उन्होंने खास तौर पर मेरे लिए एक क्रिमेटोरियम खोल दिया, क्योंकि इस काम में एक अनराइटन रूल है। यहाँ लाए जाने वाले डेमन बीस्ट्स के कॉर्प्स में हमेशा कुछ न कुछ रेजिडुअल एनर्जी बची रहती है। कई दशक पहले पूरी दुनिया पर अचानक अनगिनत डेमन बीस्ट्स ने हमला कर दिया था। इंसानों ने इसकी भारी कीमत चुकाने के बाद आखिरकार डीमन बीस्ट की ब्लड एसेंस पीकर और डीमन कोर्स निगलकर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना सीख लिया। लेकिन इन डीमन बीस्ट के बचे हुए कॉर्प्सेस को चाहे कच्चा खाया जाए या पकाकर, जो भी उन्हें खाता था उसका बिना किसी एक्सेप्शन के काम तमाम हो जाता था। लेकिन हर साल हजारों की संख्या में डीमन बीस्ट्स मारे जाते थे और अगर उनके कॉर्प्सेस को समय पर डिस्पोज न किया जाए तो वे पॉल्यूशन का सोर्स बन जाते थे। इसी वजह से डीमन बीस्ट क्रिमेटोरियम का जन्म हुआ। लेकिन जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई, डीमन बीस्ट कॉर्सेस पर बची हुई ब्लड एसेंस मेरे लिए जिंदा रहने के लिए इंक्रीजिंगली इनसफिशिएंट होती गई। जब भूख से मेरा बुरा हाल हो गया तब मैं और मेरे डैड जांग वानली डीमन बीस्ट का कॉर्प्स उठाकर ले जा रहे थे। उसी दौरान मैंने पूछा, डैड मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा मन कर रहा है कि डीमन बीस्ट का थोड़ा सा मीट खा लूं। मेरी बात सुनते ही डैड बोले, ओए मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, डीमन बीस्ट कॉर्प्स खाने की चीज नहीं है, डीमन बीस्ट को नहीं लेकिन खाना। अगर तूने दोबारा इस मीट पर नजर डाली तो अभी तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मैंने बड़े अफसोस से कहा, कितना बढ़िया मीट है, इसे खा लिया तो पक्का पेट भर जाएगा, लेकिन इसे खा क्यों नहीं सकते। मेरी बड़बड़ाहट सुनकर जियांग वानली समझ गया कि इस लड़के की बीमारी फिर शुरू हो गई है। आज इसे एक प्रॉपर लेसन देना ही पड़ेगा। इसके बाद उसने दीवार पर लिखे कुछ बड़े अक्षरों की तरफ इशारा किया और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, चल मेरे साथ पढ़। दीवार पर क्या लिखा है? डीमन बीस्ट खाना मना है, इसे खाने पर आंखें लाल हो जाती हैं और इंसान पोल्यूशन में बदल जाता है। मैंने डैड की उंगली की तरफ देखा और कंफ्यूज्ड होकर कहा, दीवार पर क्या लिखा है? मेरी इस टोटली अनरिलेटेड बात को सुनकर डैड का गुस्सा तुरंत भड़क उठा, लेकिन मेरी मासूम आंखों को देखते ही उसके दिल का गुस्सा भी पल भर में शांत हो गया। बेटा बचपन से मैं तुझे एक बार भी पेट भरकर खाना नहीं खिला पाया, तेरे लिए भी बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन ये डीमन बीस्ट मीट सच में नहीं खाया जा सकता। मैं जाकर देखता हूँ डिनर तैयार हुआ या नहीं। इन कुछ डीमन बीस्ट कॉर्प्स को तू पहले खुद हैंडल कर ले। इतना कहकर जियांग वानली धीरे धीरे वहाँ से चला गया। मैंने सामने पड़े डीमन बीस्ट कॉर्प्स को देखा और लार निगलते हुए कहा, आयरन टेल्ड ईगल, इसकी स्किन की टेक्सचर देखकर लगता है कि ये कम से कम थर्ड हेवन का होगा, है ना? ये कहते हुए मैं अनमने मन से आयरन टेल्ड ईगल को इंसिनरेटर के सामने ले गया। तभी मेरी पॉकेट से अचानक एक तेज गर्माहट महसूस हुई और मेरे हाथ वहीं रुक गए। अगले ही पल एक बुक आसमान की तरफ उड़ती हुई निकल गई। अरे ये तो वही लिटिल स्टोरी बुक है जो मैं अपने फ्रेंड के लिए लेकर आया था। ये ऐसी कैसे बन गई? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अचानक मेरी आंखों के सामने एक गोल्डन लाइट फ्लैश हुई। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पूरी गोल्डन बुक मेरे दिमाग के अंदर जा चुकी थी। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपना सिर झटका और उसी समय मेरी आंखों के सामने कुछ बड़े गोल्डन लेटर्स उभर आए। हे भगवान, ये किस तरह की अजीब चीज है? क्या आखिर हेवन भी मेरी भूख नहीं देख पा रहा था? लेकिन ये सच में काम करेगा भी या नहीं? कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला करते हुए कहा, वेल्थ हेवन पर निर्भर है और लाइफ डेथ डेस्टिनी पर। मैं लड़ते हुए मर सकता हूँ लेकिन भूख से बिल्कुल नहीं मर सकता। तभी अचानक मॉम डैड मेरे पास दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, बेटा मैं और तुम्हारे डैड कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम्हारे सेकंड ग्रैंडपा की पड़ोसी सिटी में हालत बहुत खराब है। मैं पहले से ही इस बात की वजह ढूंढ रहा था कि डीमन बीस्ट को कैसे खाया जाए, इसलिए ये सुनते ही बेहद खुश हो गया और बिना सोचे बोल पड़ा, अच्छा है, मर रहे हैं। एक पल में ऐसा लगा जैसे पूरा माहौल फ्रीज हो गया हो। मॉम ने डार्क एक्सप्रेशन के साथ पूछा, अभी बेटे ने क्या कहा? अपनी गलती का एहसास होते ही मैंने तुरंत बहाना बनाया, मैंने जल्दी मर रहे हैं कहा था क्या? मेरा मतलब था सेकंड ग्रैंडपा इतनी जल्दी क्यों मर रहे हैं? 80 साल की एज तो बाहर जाकर एडवेंचर करने की सही एज है, फिर इतनी कम उम्र में कैसे चले जाएंगे? मॉम याओ यूजिंग ने कोल्डली स्नोट किया, इन कुछ दिनों में ठीक से घर पर रहना। स्कूल में तुम्हारी लीव मैंने पहले ही लगा दी है। हमारे बाहर रहने के दौरान अगर कोई डीमन बीस्ट कॉर्प्स लेकर आए तो बस प्रोसेस के हिसाब से उसे रिसीव कर लेना। ये सुनते ही मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। खुद मेरा पेट भरना भी मुश्किल है और स्कूल की कल्टीवेशन तो मुझसे होती ही नहीं, खासकर जब फ्यूचर में मुझे क्रीमेटोरियम का मैनेजर बनना ही है। तो इस फील्ड में कदम रखते ही मैंने हायर स्टडीज का मौका भी खो दिया है। ये सोचकर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी दबाई और जवाब दिया, ठीक है मॉम, आप लोग सेफ जर्नी करना। जांग वानली ने मुझे इतना समझदार देखकर आह भरी, कैबिनेट में तेरे लिए पैसे रखे हैं, अगर भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो जाकर एक बॉटल डीमन बीस्ट ब्लड एसेंस खरीद लेना। अपनी मॉम को फिर से नाराज मत करना। डोंट वरी डैड, मुझे समझ आ गया। 1 घंटे बाद ही मॉम डैड के घर से निकलने के बाद आयरन टेल्ड ईगल को कुक करने के लिए जरूरी मटेरियल्स लेने मैं एक चाइनीज मेडिसिन शॉप में पहुंचा। जॉन ने कहा, तू इसे जितना बनाता है उतना ही फेक लगता जा रहा है, बिलीव नहीं है तो बाद में मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा। ओल्ड जॉन ने यह सुनकर हंसते हुए गाली दी, तुझे कुछ पता भी है, फेक मेडिसिन ही सबसे ज्यादा बिकती है। थोड़ी देर इधर उधर मजाक करने के बाद मैंने उसे अपनी रिक्वायर्ड लिस्ट दे दी। ओल्ड जॉन ने लिस्ट पर एक नजर डाली और कहा, सब बेकार और सस्ती चीजें हैं, खुद जाकर ले आ। उसकी बात सुनकर मैंने जरूरी मेडिसिनल हर्ब्स उठाए, ओल्ड जॉन को पेमेंट किया और घर की तरफ निकल पड़ा। घर लौटते समय एक फेमिलियर फिगर को देखकर मेरा पूरा शरीर तन गया। लिटिल बॉटल, इधर आ, अभी के अभी। लिटिल बॉटल मेरा स्कूल में मिला हुआ निकनेम था।
था। बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ डीमन बीस्ट ब्लड एसेंस पीकर ही किसी तरह जिंदा रह पाता था, लेकिन डीमन बीस्ट ब्लड एसेंस बहुत महंगी थी और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ज्यादा रिच नहीं था। स्कूल में मैं अक्सर स्टूडेंट्स को फाउंडेशन मजबूत करने के लिए दी जाने वाली ब्लड एसेंस की बॉटल्स के नीचे बची हुई बूंदों को चाट लिया करता था। हालांकि ज्यादातर स्टूडेंट्स बॉटल्स के बॉटम में बची उस थोड़ी सी ब्लड एसेंस को भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन समय के साथ लिटिल बॉटल और बॉटल ब्रो जैसे निकनेम्स से मेरा मजाक उड़ाना उनकी आदत बन गई। वर्तमान में लौटते हुए मैंने मुड़कर प्रिंसिपल की तरफ चापलूसी भरी स्माइल के साथ कहा, अरे ये तो हमारे प्यारे प्रिंसिपल हैं, आप यहाँ कैसे? मेरे सामने ये सब मत कर, मैं खास तौर पर तुझे ढूंढने आया हूँ। आगे से तू उस लानलन को बहला फुसलाकर खाना पीना बंद कर। मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड का प्राइड हुआ करता था, लेकिन अब तूने मुझे एजुकेशन वर्ल्ड की शेम बनाकर रख दिया है। इसके बाद पूरे 5 मिनट तक प्रिंसिपल का मुंह एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुआ और वो लगातार मुझे सुनाता रहा। जिस लान की वो बात कर रहा था उसका पूरा नाम डोंगफेंग लान था। उसके फादर की डीमन बीस्ट से लड़ते हुए डेथ हो जाने के बाद उसे मेरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया था। सब जानते थे कि मैं और डोंगफांग लान चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे, लेकिन मेरी एपिटाइट लगातार बढ़ती जा रही थी और डोंगफांग लान भी दिन ब दिन ज्यादा आउटस्टैंडिंग होती जा रही थी, जिसकी वजह से उसके पीछे भागने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए मैंने डोंगफांग लान की इच्छा के खिलाफ एक फैसला किया, जो भी मुझे डोंगफांग लान से दूर जाने के लिए कहेगा उससे कम से कम 5 बॉटल्स डीमन बीस्ट ब्लड एसेंस से शुरुआत होगी। इसी तरह मैंने कई 100 बॉटल्स डीमन बीस्ट ब्लड एसेंस इकट्ठी कर ली थी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते प्रिंसिपल की मेरी डेली लेक्चर भी लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने मुझे हमेशा की तरह देखकर बेबसी से एक बात और कही, हाँ, हमारे स्कूल के लिमोजी से दूर रहना। उस लड़के का बैकग्राउंड काफी बड़ा है, सावधान रहना, कहीं वह तुझसे हिसाब न मांग बैठे। इतना कहकर प्रिंसिपल ने मुझे डीमन बीस्ट ब्लड एसेंस की कुछ और बॉटल्स भी दे दी। पता नहीं तेरा पेट आखिर बना किस चीज का है, मेरे ग्रैंडसन ने भी इतनी नहीं पी होगी, लेकिन तू है कि जितनी भी दे दो सब खा पी जाता है। इतना कहकर प्रिंसिपल बिना पीछे देखे बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। सीन बदलता है। मैं जल्दी से क्रिमेशन रूम में वापस आया, एक आयरन पॉट चढ़ाया, आयरन टेल्ड ईगल को छोटे छोटे पीसेस में काटकर उसमें डाल दिया और पूरे आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक उसे धीमी आंच पर कुक किया। पूरी हवा में एक बेहद टेम्पटिंग खुशबू फैल गई और जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे लिए इस डिलिशियस खुशबू का रेजिस्टेंस करना और मुश्किल होता गया। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और एक पीस उठाकर मुंह में डाल लिया। जैसे ही वह अंदर गया, इतना डिलिशियस कि एक्सप्लोजन हो जाए, ये 3 शब्द मेरे दिमाग में जोरदार धमाके की तरह गूंज उठे। उसी समय जैसे ही वह मशरूम मेरे पेट में गया, मुझे अचानक डीमन बीस्ट ब्लड एसेंस पीने जैसा फील हुआ। भले ही ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग नहीं थी, फिर भी मैं इसे क्लियरली महसूस कर सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब खुलकर खाऊंगा, चाहे इससे मेरी डेथ हो या ना हो। अगर मरना ही है तो कम से कम पेट भरकर मरना चाहिए। और वैसे भी मेरे बोझ से आजाद होकर मॉम डैड फिर से एक नया छोटा भाई या बहन पैदा कर सकते हैं। ये सोचते ही मैं और भी बेधड़क होकर खाने लगा। सिर्फ आधे घंटे के अंदर मैंने हड्डियों तक को 5 बार चबा डाला। हे भगवान, इतने सालों में पहली बार मुझे समझ आया कि सेटिस्फैक्शन क्या होती है और फुलनेस का एहसास कैसा होता है। इतने सालों की भूख और सारी मेहनत आखिर किस काम की थी। मैं अभी अपनी पहली बार पेट भरने की खुशी में डूबा ही था कि अचानक मेरे पेट में हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। इसके तुरंत बाद मेरे पूरे शरीर की हर सेल असामान्य रूप से एक्टिव हो गई। इससे पहले कि मैं सोच पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक मेरे पूरे शरीर के हर हिस्से से एक एनर्जी फ्लो होने लगी। क्या ये वही फ्रस्ट्रेशन है जो मुझे स्कूल में मिली थी? डैमन, पहले मैं हर दिन इतना भूखा रहता था कि मेरा पेट और पीठ एक दूसरे से चिपक जाते थे, इसलिए शरीर की थोड़ी सी भी पावर को मोबिलाइज नहीं कर पाता था और कल्टीवेटर नहीं बन सकता था। लेकिन अब पेट भरते ही अचानक मेरा अवेकनिंग हो गया। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बॉडी को कभी सेटिस्फैक्शन मिली ही नहीं थी? ये सोचते ही मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। हालांकि मेरा इवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक मेरी आंखों के सामने एक गोल्डन लाइट दिखाई दी और उसी के साथ मेरे दिमाग में एक ची सर्कुलेशन डायग्राम भी दिखाई दिया। मैं पूरी तरह अविश्वास में था। क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि सिर्फ डीमन कोर निगलने पर ही स्किल मिलने की पॉसिबिलिटी होती है? फिर मुझे डीमन बीस्ट का कॉर्प्स खाने से भी स्किल कैसे मिल गई? ज्यादा सोचने का समय नहीं था। मैंने तुरंत अपने शरीर को कंट्रोल किया और चारों अंगों व शरीर के हर हिस्से में मौजूद ची को स्कूल में सिखाई गई कल्टीवेशन मेथड के अनुसार सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद मुझे पूरा शरीर बेहद रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल महसूस हुआ। मैंने अचानक आंखें खोली और कहा, आखिरकार मैं भी कल्टीवेटर के फर्स्ट हेवन तक पहुंच गया। हाँ, सीन बदलता है और समय रात के 2 बजे पहुंच जाता है। डीमन बीस्ट कॉर्प्सेस को लेकर आने वाली ट्रक समय पर गेट पर आ गई। जांग वान ली, जल्दी बाहर आओ, डीमन बीस्ट कॉर्प्सेस रिसीव करने हैं। ये सुनकर मैं तेजी से गेट पर पहुंचा और बोला, अंकल न्यू, मेरे मॉम डैड घर पर नहीं है, वे दोनों वापस फ्यूनरल में शामिल होने गए हैं। ऐसा है तो ये डीमन बीस्ट कॉर्प्सेस मैं किसी दूसरे क्रीमेटोरियम में भेज देता हूँ। अंकल न्यू, ऐसा मत करो, मैंने डैड के साथ काम सीखा है और इतने सालों से उनके साथ कॉर्प्सेस बर्न करता आया हूँ। ये थोड़े से डीमन बीस्ट कॉर्प्सेस मैं आसानी से हैंडल कर सकता हूँ, आपको बस इन्हें अंदर रखवा देना है। तुझे यकीन है ये कल रात ही मारा गया 8 हेवन रोरिंग मून डॉग है? क्या तुझे सच में लगता है कि तू इसे हैंडल कर पाएगा? अंकल न्यू, आप बस मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है लड़के, बस सावधान रहना। इतना कहकर अंकल न्यू ने अपने पीछे खड़े कुछ यंग मैन को कार्गो अनलोड करने का
आदेश दिया। फिर जब उसने देखा कि आसपास कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो वो मेरे करीब आकर धीमी आवाज में बोला, बॉटल, ये कुछ डीमन बीस्ट कॉर्प्सेस किसी बड़े आदमी ने मारे हैं, इसलिए ब्लड एसेंस निकालते समय ज्यादा केयरफुली नहीं किया गया। ठीक है अंकल, अब मैं समझ गया कि मामला क्या है। मेरा एक्सप्रेशन देखकर अंकल न्यू मुस्कुराया और बोला, हाँ, एक और बात, इन दिनों सिटी एरिया के अंदर भी हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। कभी कभी डीमन बीस्ट्स अंदर छिपकर आ जाते हैं, इसलिए रात में बेवजह बाहर मत घूमना। ओके, मुझे पता है। और हाँ, 3 दिन बाद लोग इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, तू आलस मत करना। 3 दिन ही पोल्यूशन की डेडलाइन है, इसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं गारंटी देता हूँ कि 3 दिनों के अंदर सब कुछ प्रोसेस कर दूंगा। सीन बदलता है और अंकल न्यू व बाकी लोग वहां से जा चुके थे। मैंने उस 8 हेवन रोरिंग मून डॉग को देखा और मेरे मुंह के कोने से अपने आप आंसू निकल आए। जैसे ही मैं रोरिंग मून डॉग के करीब पहुंचा, मेरे दिमाग में मौजूद शाओहुआंग, अरे नहीं, मेरा मतलब है दिमाग में मौजूद वह छोटी सी स्क्रिप्चर बुक फिर से अपने आप एक नई पेज पर खुल गई। 8 हेवन रोरिंग मून डॉग, शाओयुआर, मीट क्वालिटी एवरेज। मीट थोड़ा टफ और बोन्स ज्यादा है। इसे खाने से थोड़ी मात्रा में ची बढ़ती है। ची को नरिश और रेगुलेट करने में उपयोगी। टेस्ट एवरेज। सीक्रेट स्पेशल ब्रॉथ में थोड़ी सी चिली मिलाकर इसे हॉट पॉट बेस बनाया जाए, फिर मीट को स्लाइस करके हॉट पॉट में डिप करके खाएं। सीक्रेट डिपिंग सॉस के साथ इसका टेस्ट और भी बेहतर होगा। सीक्रेट डिपिंग सॉस की रेसिपी नोट, इससे थोड़ी मात्रा में स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, किडनी फंक्शन थोड़ा एनहांस हो सकता है और फुलनेस का एहसास भी बढ़ेगा। रिव्यू, डॉग को सच में नहीं खाना चाहिए। मैंने स्ट्रेटेजिकली उस रिव्यू को इग्नोर कर दिया। ये बुक भी कितनी एटीट्यूड वाली है। डीमन बीस्ट पहले ही 8 हेवन का है, फिर भी इसकी नजर में खाने लायक नहीं है। डॉग मीट हॉट पॉट। मैंने सुना था कि पुराने हार्मोनियस सोसाइटी के जमाने में आम लोग डॉग मीट खाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें लोग घेर कर पीटते थे। अच्छा हुआ मैं उस ईरा में पैदा नहीं हुआ जहां मीट खाने पर भी लोग मारने दौड़ पड़ते थे। सच में बहुत डरावना था। मैंने डीमन बीस्ट कॉर्प्स को स्टील पाइप रैक पर रखा, अपने पेट को हाथ लगाया और महसूस किया कि मुझे फिर भूख लग गई है। फिर पॉट चढ़ाया, पानी उबाला, चिनपी डाली और सब कुछ अंदर डाल दिया। देखते ही देखते मीट की खुशबू चारों तरफ फैल गई। इतना सेटिस्फैक्शन था कि क्या ही कहूँ। दोपहर और रात दोनों समय मैं आयरन टेल्ड ईगलस को खत्म करने में लगा रहा। जब आखिर में आखिरी वाला भी खत्म हो गया तो मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया ही और ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। अपने शरीर के अंदर बदलती ची को महसूस करते हुए मैंने शौक में एक ठंडी सांस खींची। मैं 8 हेवन तक पहुंच गया था। मैंने तो सिर्फ 3 ही खाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अपने शार्प क्लॉज में आया बदलाव देखकर शौक हुआ। पहले मैं सिर्फ पेबल पर निशान छोड़ पाता था, लेकिन अब मेरे क्लॉज ऐसे अंदर घुस रहे थे जैसे टोफू में आसानी से चुभ जाए। मेरे शार्प क्लॉज कम से कम माइनर मास्टरी लेवल तक पहुंच चुके थे। बुक में लिखे हिसाब से एक सामान्य इंसान को इस रेल्म तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 डीमन कोर्स निगलने पड़ते थे और उसके बाद भी लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। लेकिन मैंने सिर्फ 3 आयरन टेल्ड ईगल्स खाए और इस लेवल तक पहुंच गया। उस मोमेंट मुझे लगा कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लगातार 7 दिनों तक मेरी लाइफ इसी तरह चलती रही, सिंपल और पीसफुल लेकिन हैप्पी। आखिर पेट भरकर खाना ही तो असली हैप्पीनेस है। मॉम डैड अभी तक घर वापस नहीं आए थे। इन कुछ दिनों में मुझे मिलने वाले डीमन बीस्ट कॉर्प्सेस का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता गया और सिर्फ 7 दिनों के अंदर मेरी कल्टीवेशन एक भयानक 7 हेवन तक पहुंच गई। मेरे शार्प क्लॉज भी ग्रैंड मास्टरी तक पहुंच चुके थे और अब वे सामान्य डॉग्स के लेवल से पूरी तरह बाहर थे। ग्रैंड मास्टरी लेवल की स्किल अब मेरे आसपास के रेल्म से नीचे वाले डीमन बीस्ट को भी डैमेज पहुंचा सकती थी, भले ही मेरी अपनी कल्टीवेशन अभी उस रेल्म तक नहीं पहुंची थी। रात में हमेशा की तरह डीमन बीस्ट कॉर्प्स खाने के बाद मैं कल्टीवेट कर रहा था कि अचानक मुझे मेन गेट की तरफ कुछ हलचल महसूस हुई। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, इतनी रात गए कौन आ सकता है। ठीक रात के 12 बजे मैं लिविंग रूम की तरफ गया और कैबिनेट से एक स्टील ब्लेड निकाल ली। ये डैड की सबसे कीमती चीज है। इतनी रात को आम तौर पर कोई क्रीमेटोरियम नहीं आता। मैंने शूज पहने और गेट को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा। मेरी नाक हल्की सी हिली और मैंने जोर से हवा सूंघी। मेरा एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। डीमन बीस्ट, वॉल के अंदर ही डीमन बीस्ट मौजूद है। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आखिर सबर्ब्स भी वॉल के अंदर ही थे। अचानक वहाँ डीमन बीस्ट का दिखाई देना किसी भी एंगल से सही नहीं लग रहा था। पिछले कुछ दिनों में अंकल न्यू ने जो बातें कही थी उन्हें याद करते हुए मुझे अचानक एक पॉसिबिलिटी सूझी। क्या क्रीमेटोरियम के आसपास कोई स्पेस रिफ्ट बन गया है? खुद अपने इस विचार से ही मैं एक पल के लिए डर गया। सिटी 13 में स्पेस रिफ्ट्स पर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, खासकर वाइल्ड स्पेस रिफ्ट्स पर। मैंने फिर से हवा सूंघी। गेट के बाहर एक डीमन बीस्ट मौजूद था जिसकी कल्टीवेशन लगभग 5 हेवन थी। ये वही एबिलिटी थी जो मुझे रोरिंग मून डॉग खाने से मिली थी। ग्रैंड मास्टरी लेवल की सेंस ऑफ स्मेल 100 मीटर के दायरे में मौजूद डेंजर को डिटेक्ट कर सकती थी और यहाँ तक कि सामने वाले की कल्टीवेशन का भी अनुमान लगा सकती थी। मेरी आंखों में चमक आई, लेकिन दिल के अंदर मैं काफी कंफ्यूज था। क्या मुझे सिटी डिफेंस टीम को रिपोर्ट करना चाहिए, या अगर ये पहले की बात होती तो मेरा पहला विचार निश्चित रूप से सिटी डिफेंस टीम को रिपोर्ट करना होता। लेकिन अब मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। हाथ में पावरफुल वेपन था, इसलिए मेरे अंदर किलिंग इंटेंट भी उठ रहा था। मैं अभी 7 हेवन पर था और मेरे शार्प क्लॉज ग्रैंड मास्टरी पर पहुंच चुके थे। एक यंग मैन का गर्म खून मेरे अंदर जोश से उबल रहा था। क्यों ना एक बार रिस्क ले ही लिया जाए। अगर कोई अच्छी चीज हाथ लग गई तो नियर बाय रेल्म, वो भी नियर बाय रेल्म। अगले ही पल मैंने डिसीजन ले लिया। आखिर कौन अपने स्ट्रेंथ को ज्यादा स्ट्रांग होने से मना करेगा। करते हैं, पहले बाहर वाले डीमन बीस्ट पर टेस्ट कर लेता हूँ। मैंने अपनी नाक से हवा सूंघी
ही स्टील ब्लेड हाथ में कसकर पकड़ी और अचानक मेन गेट खोल दिया। लेकिन उस डीमन बीस्ट को देखते ही मैंने स्टील ब्लेड से उससे लड़ने का आइडिया तुरंत छोड़ दिया। वह एक राइट था, एक बहुत ही विशाल रैट। उसका साइज बिल्कुल मेरे बराबर था। वह अपने शार्प फैंग्स दिखाते हुए वाइल्ड बॉर की तरह सैवेज लग रहा था। उसकी दोनों आंखें लाल थीं और वह मुझे घूर रहा था। उसके मुंह के कोने से गिरती लार साफ दिखाई दे रही थी। साफ था कि वह भूख से बेकाबू हो चुका था। मैंने एक गहरी सांस ली, रैट को अपनी उंगली से अपने पास आने का इशारा किया और होंठों पर एक हल्की स्माइल लाते हुए कहा, आजा। पता नहीं राइट ने इसे मेरी प्रोवोकेशन समझा या वह सच में भूख से पागल था, लेकिन वह सीधे मेरी तरफ झपट पड़ा। मैंने अपनी नजरें उस पर टिकाए रखी। टेक्स्ट बुक में बताया गया था कि डीमन बीस्ट से सामना हो तो डरना नहीं चाहिए। अगर वह सैवेज है तो तुम्हें उससे भी ज्यादा सैवेज होना पड़ेगा, तभी तुम जिंदा रह सकते हो। और ऊपर से मेरी कल्टीवेशन भी उसे सप्रेस कर सकती थी। जैसे ही रैट ने मुझ पर लीप किया, मेरी आंखों में एक गोल्डन लाइट फ्लैश हुई। मैंने सही मोमेंट पकड़ लिया। शार्प क्लॉज ची को एक्टिवेट किया, अपनी पूरी स्ट्रेंथ मोबिलाइज की, बॉडी को साइड में शिफ्ट किया और राइट हैंड से जोरदार वार कर दिया। सिर्फ एक पल में हमारे बीच से गुजरते हुए रैट का पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने उसकी स्पाइन पर बने 5 फिंगर होल्स देखे और हंसते हंसते जोर से बोला, सिर्फ एक मामूली रैट होकर मेरे जांगपिंग अंकल से भिड़ने की हिम्मत, यही होगा तेरा अंजाम। मेरी बात में पूरा चूनीबायो वाला अंदाज था, लेकिन अगले ही पल मेरे पैर ढीले पड़ गए। डैम, मैंने जरूरत से ज्यादा फोर्स लगा दी। पूरे 1 मिनट तक आराम करने के बाद जाकर मेरी सांस सामान्य हुई। फिर मैं उस कॉर्प्स को घसीटकर क्रीमेशन रूम में ले गया। सबसे पहले उसे काट कर अलग किया ताकि देखा जा सके कि उसके अंदर डीमन कोर है या नहीं। जैसा मैंने सोचा था, एक ग्रीन डीमन कोर मिला जो सिर्फ ग्रीन बीन जितना बड़ा था और उसमें एक बहुत ही बदबूदार स्मेल थी। सच कहूं तो उसे खाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने उसे एक बॉटल में सुरक्षित रख दिया। बाद में इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा और अपना डेट चुका दूंगा। ब्लड एसेंस को बॉटल्स में भर लिया। घर में एम्पटी बॉटल्स की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद मैंने कॉर्प्स को क्रीमेशन फर्नेस में डाल दिया। फायर जल उठी और मैंने फ्यूल की कुछ शवल्स अंदर डाल दी। गेट बंद करने के बाद मैं बाहर निकलकर स्पेस रिफ्ट की तलाश करने लगा। रास्ते में मुझे कई मोल रैट्स मिले और मैंने उन सभी को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया। मेरे शार्प क्लॉज पर कंट्रोल लगातार बेहतर होता जा रहा था। अब मुझे समझ आने लगा था कि कितनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करनी है। इन मोल रैट्स में से कोई भी 6 हेवन से ऊपर का नहीं था, इसलिए मैं बेहद एक्साइटेड था। रिफ्ट से निकलने वाले डीमन बीस्ट्स का लेवल ही उस रिफ्ट के डेंजर लेवल को दर्शाता था। अभी जो डीमन बीस्ट्स बाहर निकल रहे थे वे 5 हेवन और 6 हेवन के थे। इसका मतलब था कि रिफ्ट का मैक्सिमम लेवल शायद 9 हेवन से ऊपर नहीं होगा। किसी ने रिसर्च किया था कि रिफ्ट के पीछे फ्रेगमेंटेड रीजन्स होते हैं। वे कॉन्टिनेंट्स, लेक्स या ओशंस कुछ भी हो सकते थे। डीमन बीस्ट्स की स्ट्रेंथ लिमिटेड होती थी, लेकिन ट्रेजर्स की कोई लिमिट नहीं थी। कुछ लोगों ने लो लेवल रिफ्ट से हाई लेवल ट्रेजर्स हासिल किए थे और सीधे जीनियस बन गए थे। ये लॉटरी जीतने से भी ज्यादा एक्साइटिंग था। मैं पूरी स्पीड से दौड़ता रहा और घर से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर मुझे एक सिल्वर लाइट से चमकता हुआ रिफ्ट दिखाई दिया। वह किसी वर्टिकली ग्रोइंग आई जैसा लग रहा था। मैंने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया और सीधे उसके अंदर घुस गया। मेरे अंदर जाते ही रिफ्ट की लाइट अचानक डिम हो गई। उसी समय साउथ सिटी गार्ड टीम का अलार्म एक्टिवेट हो गया। साउथ सिटी बर्ब्स में एनर्जी फ्लक्चुएशन डिटेक्ट हुई है। आसपास की स्क्वाड तुरंत वहां जाकर सिचुएशन हैंडल करे। ध्यान दें, एनर्जी लेवल ज्यादा हाई नहीं है। नियर बाय रियलम और उससे ऊपर वाले अपनी हंटिंग मिशन जारी रखें। रूकी स्क्वाड सपोर्ट के लिए आगे जाए। एक तेज लाइट फ्लैश के बाद मेरे पैर दोबारा जमीन पर पड़े। मैंने आंखें खोली और चारों तरफ देखा। मेरी पीठ पर बंधी स्टील ब्लेड अंधेरे में सिल्वर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी। यही था रिफ्ट के अंदर। मेरे सामने 2 डीप और डार्क पाथ्स बाईं और दाईं तरफ अलग हो रहे थे। दोनों बाहर से बिल्कुल एक जैसे थे और दोनों डेंस जंगल से घिरे हुए थे, लेकिन मुझे दोनों रास्तों से डेंजर की फीलिंग आ रही थी। मैंने अपनी नाक से हवा सूंघी। लेफ्ट साइड पर कम से कम 1 दर्जन मोल रैट्स थे, जिनकी कल्टीवेशन 5 हेवन से ऊपर थी। राइट साइड पर संख्या कम थी, लगभग 7 या 8, और उनकी कल्टीवेशन भी लगभग उतनी ही थी। इसलिए कौन सा रास्ता चुनना है, यह साफ था। उस मोमेंट मैंने रोअरिग मून डॉग से मिली सेंस ऑफ स्मेल को लेकर दिल से थैंक्स किया। अगर मेरे पास ये एबिलिटी न होती तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता कि किस रास्ते पर जाना बेहतर है। मैंने राइट साइड वाले पाथ पर कदम रखा। अंदर जाते ही 7-8 मोल रेट्स लाल आंखों के साथ मेरी तरफ झपट पड़े। मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ। इतने समय की ट्रेनिंग के बाद मैं अब कोई रूकी नहीं रहा था और मुझे पता था कि इनसे कैसे लड़ना है। शार्प क्लॉज, हथेली को ब्लेड की तरह इस्तेमाल किया, बॉडी को मूव किया और साइड स्टेप करके काउंटर अटैक कर दिया। एक भी मोल राइट 1 राउंड से ज्यादा टिक नहीं पाया। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर सभी जमीन पर पड़े थे और हर एक के सिर पर 5 फिंगर होल्स थे। मुझे खुद लगने लगा कि शायद मैं इनको कुछ ज्यादा ही बुली कर रहा हूँ। आखिर मैं 7 हेवन पर था और शार्प क्लॉज ग्रैंड मास्टरी पर। पूरी तरह 1 साइडेड बीट डाउन था। ग्रैंड मास्टरी स्किल आमतौर पर नियर बाय रियलम के लिए स्टैंडर्ड होती थी, लेकिन मैंने इसे सिर्फ खाने से हासिल कर लिया था। और इससे भी ज्यादा अब नॉर्मल बात यह थी कि मेरे पास ग्रैंड मास्टरी लेवल की सेंस ऑफ स्मेल भी थी, जिसकी वजह से मैं एनिमी की हर मूव पहले से भांप सकता था। इन मोल रैट्स के लिए मुझे एम्बुश करना भी इम्पॉसिबल था। तो क्या ये सच में बुलिंग नहीं थी? मैंने उनके डीमन कोर्स निकाले और आगे बढ़ गया। लगभग 20 मिनट चलने के बाद आखिरकार मैं उस पाथ से बाहर निकल आया।
आया। सामने का सीन देखकर मैं एक पल के लिए रुक गया। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, ये टेम्पल है। मैंने सावधानी से हवा सूंघी। कोई डेंजर नहीं था, लेकिन सामने मौजूद यह पीसफुल टेम्पल जिस पर बुद्धिस्ट लाइट चारों तरफ चमक रही थी, आखिर था क्या? तभी एक दूर तक गूंजती हुई हॉलो बेल साउंड सुनाई दी। टेम्पल के मेन गेट से एक यंग नोविस मंक बाहर आया। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और उसने बेहद शानदार मंक रोब पहन रखी थी। वह मेरी तरफ आया और बोला, ना, मैंने शिजू को प्रणाम किया। मेरा नाम लियाओचन है। एबट ने आपको अंदर बुलाया है। मैं पहली बार किसी रिफ्ट में आया था और मुझे यहाँ की सिचुएशन के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं था। मैंने सोचा था कि अंदर आते ही मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन अब ये क्या हो रहा था? और सच में मुझे उस मंक के शरीर से किसी भी तरह का डेंजर स्मेल नहीं आ रहा था। मैंने भी उसकी तरह बिहेव करते हुए सावधानी से पूछा, मैं तो बस संयोग से यहाँ से गुजर रहा था। फिर ईबॉट को कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? 1000 बुद्धा माउंटेन के आसपास फॉर्मेशन लगा हुआ है। जिस मोमेंट आपने इसमें कदम रखा, उसी समय हमें आपके आने का पता चल गया था। बस बात यह है कि टेम्पल के बाहर डीमन बीस्ट्स लगातार रैम्पेज कर रहे हैं, इसलिए हमने कई दिनों से माउंटेन को सील कर रखा है, लेकिन हम कुछ कर पाने में असमर्थ हैं। सौभाग्य से शिजू के सिर पर हेवन का हाथ था, इसलिए आप इस डिजास्टर से बचकर यहाँ तक पहुंच गए। मेरे दिल में अचानक हलचल हुई। इतना पावरफुल है ये 1000 बुद्धा माउंटेन? अगर ऐसा है तो फिर माउंटेन के नीचे घूम रहे डीमन बीस्ट को पूरी तरह क्लियर क्यों नहीं कर देते? एक और सवाल मैंने अभी तक नहीं पूछा था। अगर फॉर्मेशन इतना पावरफुल है तो फिर आप लोग इसमें फंसे हुए कैसे हैं? इस समय तक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह मंक किस तरह की एग्जिस्टेंस है। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। हम सिर्फ टेम्पल के आसपास के एरिया में खुद को किसी तरह प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। शिशु, बेहतर होगा कि आप अंदर चलें। मैंने सिर हिला दिया। जब यहाँ तक आ ही गया था तो अब डरने का कोई रीजन नहीं था। चाहे जो भी मामला हो, आखिर अंदर तो जाना ही था। लेकिन जैसे ही मैंने गेट के अंदर कदम रखा, मेरी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। ब्लडची, यहाँ इतनी तेज ब्लड की स्मेल क्यों है? स्मेल बहुत हल्की थी, लेकिन मेरी ग्रैंड मास्टरी सेंस ऑफ स्मेल के सामने वह ऐसे साफ थी जैसे किसी ने उसे मेरे सामने रख दिया हो। कोर्ट यार्ड के अंदर मंक रोब्स पहने यंग मैन का एक ग्रुप मेडिटेशन मैट्स पर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा था। उनके चेहरे पर पूरी दुनिया के दुख के प्रति कंपैशन दिखाई दे रही थी और उनका माहौल बेहद प्रभावशाली था। लेकिन मैं बेहद अलर्ट था, क्योंकि ब्लड की स्मेल इन्हीं लोगों के शरीर से आ रही थी। लियाओचन ने अंदर आने का इशारा किया और अपने सफेद सफेद दांत दिखाते हुए स्माइल की। मैं लगभग डर के मारे मर ही गया। अभी बाहर लाइटिंग काफी डिम थी, इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया था। लेकिन जैसे ही लियाओचन ने अभी स्माइल की, मैंने उसके मुंह में क्या देखा? मीट के छोटे छोटे टुकड़े, और उसके शरीर से ब्लड की स्मेल भी बेहद स्ट्रॉन्ग थी। मैं उसके पीछे पीछे सिर झुकाकर चलता रहा। थोड़ी देर बाद वो मुझे एक मेडिटेशन रूम में ले आया। लियाओचन ने स्माइल करते हुए कहा, एबट ने कहा है कि जो भी गेस्ट बनकर आए वे हमारा गेस्ट है। खासकर इस समय 1000 बुद्धा माउंटेन तक पहुंच पाना आसान नहीं है। शीजू, आप पहले यहाँ स्टे कर लीजिए। जब अबॉट को समय मिलेगा वह खुद आपसे मिलने आएंगे। हाँ, आप तो सेक्युलर वर्ल्ड के इंसान हैं, इसलिए शायद आपको मीट खाना पसंद होगा। ठीक है, कल रात टेम्पल में एक वाइल्ड चिकन घुस आया था और गिरकर मर गया। हम उससे आपके लिए सूप बना देते हैं। मैं तुरंत अलर्ट हो गया। इस जगह में कुछ गड़बड़ थी। किसी मंक के होंठों पर मीट का टुकड़ा होना सिर्फ एक छोटा सा रूल ब्रेक था। असली सवाल था, ये मीट आया कहाँ से? लियाओचन ने कहा था कि बाहर हर तरफ डीमन बीस्ट्स हैं। मेरे दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा, ये लोग डीमन बीस्ट खा रहे हैं, ये सब मेडिटेशन मैट्स पर बैठे हुए। मैंने खुद को किसी तरह काम किया। कुछ ही देर बाद लियाओचन फिर वापस आया। उसके हाथ में खुशबू से भरा एक बोल था और वह स्माइल करते हुए बोला, शीजू, जल्दी से इसे गरम गरम खा लीजिए। हम चू जियारन मीट नहीं खा सकते, पॉट में अभी और भी है, सब आपके लिए है। 1000 बुद्धा माउंटेन में बड़ी मुश्किल से कोई गेस्ट आता है। मैंने उस बोल ऑफ मीट को घूर कर देखा और मेरा हार्ट बीट जैसे फटने लगा। डैम, ये मंक मुझे ट्रैप में फंसा रहा है। ये कहाँ से वाइल्ड चिकन का मीट है? साफ साफ आयरन टेल्ड ईगल का मीट है। मैं इसे बहुत अच्छी तरह पहचानता था। इसे खाने के बाद 3 दिनों के अंदर इंसान पॉल्यूशन में बदल जाएगा। अचानक मुझे सब समझ आ गया। क्या ये मीट के टुकड़े भी डीमन बीस्ट के ही हैं? ये मॉन्क्स डीमन बीस्ट खा रहे हैं? डैम, ये लोग पागल हो चुके हैं। आखिर कब से खा रहे हैं? अगर ये लोग अचानक रैम्पेज पर चले गए तो ये सब चलते फिरते डिजास्टर बन जाएंगे। लियाओचे ने मुझे बिना खाए बैठे देखा और धीमी आवाज में पूछा, शिशु, आप खा क्यों नहीं रहे? क्या टेस्ट पसंद नहीं आया? उसकी स्माइल मेरी आंखों में पूरी तरह ट्विस्टेड लग रही थी, लेकिन मैं अपना डर बिल्कुल भी दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, ऐसी बात नहीं है कि टेस्ट पसंद नहीं आया, बस तुम्हारा कुकिंग मेथड ठीक नहीं है। उसका एक्सप्रेशन तुरंत जम गया। शिजू का क्या मतलब है? आप खाना नहीं चाहते? हवा अचानक ठंडी हो गई। ये आदमी कम से कम 9 हेवन का था। मैंने अपने फियर को दबाते हुए कहा, आप लोग सभी मंक्स हैं, आपको मीट कुकिंग का क्या एक्सपीरियंस होगा? किचन कहाँ है? मैं आपको अपनी कुकिंग स्किल दिखाता हूँ। मैंने मीट सूप का बाउल उठाया और बाहर निकलने लगा। लियाओचे एक पल के लिए स्टंट रह गया, लेकिन फिर उसके शरीर से निकलती डेंजर जोनरा धीरे धीरे गायब हो गई। ओह, तो ऐसा है, फिर मुझे भी शिजू की कुकिंग स्किल देखनी होगी। किचन के अंदर आयरन टेल्ड ईगल का पॉट जोर जोर से उबल रहा था। मेरे दिल में उस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही थी, डैम, ये मुझे सच में मरवा कर रहेगा। मास्टर लियाओचे, इसमें एक सीक्रेट रेसिपी शामिल है, इसलिए कृपया थोड़ी देर के लिए बाहर रहें। उसने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है। डोर बंद होते ही मैंने कोल्ड स्माइल की और मेडिसिनल हर्ब्स निकालकर पॉट को दोबारा प्रोसेस करना शुरू कर दिया। डैम, तुम्हें क्या पता, लिटिल मास्टर के पास अपने तरीके हैं। थोड़ी ही देर में खुशबू बाहर तक फैल गई। मैंने डोर खोला और टेस्ट करने के लिए कहा, मास्टर लियाओचन, आप भी थोड़ा ट्राई करेंगे? नहीं, हम चू जियारन मीट नहीं खा सकते, आप खुद एंजॉय
एंजॉय कीजिए। मैंने भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं की और वहीं बैठकर जमकर खाने लगा। मैं पहले से ही भूख से बेहाल था। उसकी आंखों के सामने मैंने जमकर खाना शुरू कर दिया। पूरे आधे घंटे बाद पूरा आयरन टेल्ड ईगल सूप और बोन्स समेत मेरे पेट में जा चुका था। लियो चेन मुझे वापस मेरे रूम तक छोड़ने आया और उसके चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल थी। अगले दिन सुबह मैंने रूम का डोर खोला तो लियो चेन हाथ में एक आयरन टेल्ड ईगल लिए खड़ा था और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। शिशु, क्या कोइंसिडेंस है, टेंपल में फिर से एक वाइल्ड चिकन आकर गिरकर मर गया। लगता है आज फिर आपकी अच्छी फीस्ट होने वाली है। मेरी प्यूपिल्स सिकुड़ गईं। आयरन टेल्ड ईगल गिरकर मर गया, मुझे ब्लाइंड समझ रखा है क्या? फिर मैंने नॉर्मल बनते हुए कहा, वाकई क्या लक है मास्टर लियो चेन। तो फिर पुराने रूल के हिसाब से मैं खुद ही इसे कुक कर लेता हूँ। उसने स्माइल करते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी स्माइल ने मेरी स्पाइन में ठंडक दौड़ा दी। उसी समय किचन से मीट चॉप करने की आवाज आने लगी और जब मंक्स स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे थे तो उनके चेहरे पर भी स्माइल थी। बुढ़ा कहते हैं, अगर मैं हेल में नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा दिन में। मैंने फिर प्रोसेस किया हुआ आयरन टेल्ड ईगल खाया। 3 हेवन का डीमन बीस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये टेंपल बेहद स्ट्रेंज था और मैं यहाँ से निकलना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं अपना फैसला बताने वाला था, लियो चेन आ गया। उसकी आवाज में किसी तरह का रिफ्यूजल स्वीकार करने की गुंजाइश नहीं थी। शीजू, एबट के पास अब समय है। उन्होंने सुना है कि टेंपल में एक हैंडसम यंग मैन आया है और वे आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे मजबूरन जाने की बात अपने पेट में ही निगलनी पड़ी और चेहरे पर स्माइल लाकर कहा, ठीक है, मैं भी लंबे समय से बौद्ध टीचिंग्स में काफी इंटरेस्टेड रहा हूँ। इन मॉन्क्स की कल्चरेशन कम से कम 7 हेवन या 8 हेवन से शुरू होती थी और यहाँ दर्जनों लोग थे। मैं उनसे सीधे फोर्स से नहीं लड़ सकता था। मैंने यहाँ एक रूल डिस्कवर किया था, जब तक मैं उनकी बॉटम लाइन को टच नहीं करता तब तक सब ठीक रहता था। जैसे डीमन बीस्ट मीट न खाना सीधे डेथ का रास्ता था। जब भी मैं खाने से बचने की कोशिश करता, लियो चेन की आंखों का एक्सप्रेशन बदल जाता और उसकी किलिंग इंटेंट बाहर आने लगती। मैंने स्कूल में रिफट्स के बारे में पढ़ा था। कुछ रिफट्स दूसरे वर्ल्ड्स होते हैं, कुछ फ्रेगमेंटेड स्पेसेस और कुछ इनफाइनाइट लूप वाले सीन्स। मुझे स्ट्रॉन्ग डाउट था कि यह जगह भी आखिरी वाले टाइप की है। ये मॉन्क्स शायद हजारों साल पहले मर चुके सोल्स हैं या फिर किसी टाइम स्पेस प्रोजेक्शन का हिस्सा। मैंने एक गहरी सांस ली और मेडिटेशन रूम के डोर पर नॉक किया। वुडन फिश की आवाज तुरंत रुक गई। अंदर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा मोंक बैठा था। उसकी हालत बेहद बूढ़ी थी, लेकिन वह मुझे देखकर स्माइल कर रहा था। शिशु, आप ही वो यंग मैन है जो कल रात यहाँ आया था? मैंने सिर हिलाया और अपने डर को छिपाते हुए कहा, जी हाँ। उसने मुझे बैठने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला मेरी प्यूपिल्स अचानक सिकुड़ गईं। डैम, इसके मुंह में भी मीट के टुकड़े हैं। ये 1000 बुदा माउंटेन सच में पूरी तरह पागल हो चुका है। ब्लड की तेज स्मेल मेरी नाक में घुस गई। मैंने किसी तरह उल्टी को रोका। उसने पूछा, शिजू, आपको हमारा 1000 बुदा माउंटेन कैसा लगा? मैंने अपनी 8 दांत दिखाते हुए स्माइल की। बहुत अच्छा है, खाने पीने की भी कोई कमी नहीं, एनवायरनमेंट भी बेहद ब्यूटीफुल है। बाहर डीमन बीस्ट के रैम्पेज की तुलना में यह जगह तो पूरी तरह एक हिडन पैराडाइज है। उसकी आंखों में सरप्राइज की एक झलक दिखाई दी। हिडन पैराडाइज? उसने हल्की हंसी के साथ कहा। यह मेटाफोर काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको यहाँ इतना अच्छा लग रहा है तो क्यों ना आप इसी 1000 बुदा माउंटेन में स्टे कर जाएं। हमारा 1000 बुदा माउंटेन भले ही डिक्लाइन हो चुका है, लेकिन हमारी लेगेसी बहुत पुरानी है। हमारे पास कई पावरफुल सीक्रेट आर्ट्स हैं। आप इनमें से कौन सी सीखना चाहते हैं? मेरी आंखें लगभग बाहर निकलने वाली थीं। आखिरकार असली शो शुरू हो गया था। मैंने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि ऐसे रिफ्ट्स में कभी कभी इसी तरह की जगहें मौजूद होती हैं। ये लोग लोगों को टेम्प्ट करने में माहिर थे। अगर ये सच में इतने पावरफुल थे तो डीमन बीस्ट के हाथों खत्म होने की नौबत ही क्यों आती? ये लोग बार बार इसी लूप में घूमते रहते थे। ये लोग अभी जीवित हैं या पहले ही मर चुके हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन अगर इससे मुझे इस ओल्ड मंक को खत्म करने का मौका मिल सकता था तो मैंने थोड़ी देर सोचकर उसका प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया और इस जगह से शायद कोऑर्डिनेट्स भी कंफर्म किए जा सकते थे। एक बार कोऑर्डिनेट्स कंफर्म हो गए तो चाहे मैं इसे रिपोर्ट करूं या खुद अपने पास रखूं, दोनों ही हालत में यह एक बहुत बड़ी वेल्थ होगी। इसलिए यहाँ स्टे करने में कोई नुकसान नहीं था। बस समस्या ये थी कि मैं अभी अभी यहाँ आया था और 1000 बुदा माउंटेन के बारे में कुछ नहीं जानता था। अगर एबट मुझे स्क्रिप्चर रिपोजिटरी में जाकर 1000 बुदा माउंटेन की हिस्ट्री पढ़ने देता तो शायद मेरे लिए बेहतर होता। बूढ़ा मंक पूरी तरह स्टंड रह गया। इतने सालों में यह पहली बार था कि किसी ने उससे ऐसी रिक्वेस्ट की थी। आमतौर पर कोई व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता तो वह उसे वहीं स्टाफ से मार देता और अगर कोई सीक्रेट आर्ट से सुनते ही उसकी आंखों में एक्साइटमेंट लेकर हाँ कर देता तो बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन यह पहला इंसान था जो पहले उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। कुछ समय के लिए उसका दिमाग पूरी तरह हैंग हो गया। उधर मैं चुपचाप उसके एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रहा था। जब मुझे लगा कि मैंने उसकी बॉटम लाइन को टच नहीं किया है तो मैंने और आराम से कहा, बेशक आजकल तो म्यूचुअल सिलेक्शन का जमाना है। एबट, आपको क्या लगता है? उसने काफी देर तक सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 2 दिनों का समय दे सकता हूँ, कैसा रहेगा? इतने वर्षों से लगभग जड़ हो चुका उसका दिमाग भी मेरी बात मान गया क्योंकि इस बार मेरी बात सही थी। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। थैंक्स एबट। हाँ, एक बात और, क्या मैं उन सीक्रेट आर्ट्स को पहले देख सकता हूँ? आखिर मुझे 1000 बुदा माउंटेन की असली स्ट्रेंथ समझनी भी तो है। बूढ़ा मंक फिर से स्टंट रह गया। उसके हिसाब से प्रोसेस बिल्कुल सिंपल था। अगर वह एग्री करता तो सामने वाले को स्क्रिप्चर रिपोजिटरी में भेजना था। अगर वह एग्री नहीं करता और उसे एंग्री कर देता तो उसे मार देना था। लेकिन अब वह खुद कंफ्यूज था कि उसे एंग्री होना चाहिए या नहीं। मैंने उसे चुप देखकर तुरंत
समझाना शुरू किया, बट अगर आप मुझे सीक्रेट आर्ट्स देखने ही नहीं देंगे तो मुझे 1000 बुदा माउंटेन की स्ट्रेंथ का पता कैसे चलेगा? अगर मुझे स्ट्रेंथ का पता ही नहीं होगा तो मैं यहाँ स्टे करने का डिसीजन कैसे ले सकता हूँ? उसने इंस्टिंक्टिवली सिर हिलाया। लियोचन को तुम्हें वहां ले जाने दो, उसे खुद भी थोड़ा समय चाहिए था ताकि वह समझ सके कि आखिर अभी हुआ क्या है। मैंने मन ही मन हंसते हुए सोचा, ये ओल्ड मोंग तो गया, इसकी इंटेलिजेंस में ही प्रॉब्लम है। वह इतना फेक था कि क्या ही कहूँ। आज इंसान भी नहीं रहा, इंसान और गोस्ट के बीच की किसी हालत में पहुंच चुका है, फिर भी अपनी हिपोक्रेसी नहीं छोड़ता। पहला, डीमन बीस्ट कॉर्प्स खाना। अगर मैंने नहीं खाया तो शायद मैं उसे देख भी नहीं पाऊंगा। लियो चेन सीधे एक्शन ले लेगा। मैं लियो चेन को हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, ऊपर से बड़े बनावटी तरीके से लोगों को 1000 बुद्धा माउंटेन में ज्वाइन करवाना, जबकि असल में मकसद मुझे ट्रैप करना है। इसी मोमेंट मुझे बहुत सी बातें समझ आ गई। अगर मैं ज्वाइन कर गया तो शायद कोर्टयार्ड में स्क्रिप्चर्स पढ़ने वाले उन मंक्स जैसा ही बन जाऊंगा। मुझे तो यहाँ तक डाउट होने लगा कि शायद 1000 बुद्धा माउंटेन लोगों को सेव करने का तरीका ही यही है। ज्वाइन करो तो बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन इसमें एक पैराडॉक्स है। एक बार ज्वाइन करने के बाद बाहर निकलना चाहो तो उसकी कीमत बहुत भारी होगी। मैंने एक स्मार्ट तरीका निकाल लिया था। ज्वाइन करना तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ चेक करनी है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लियोचेन के पीछे पीछे चलते हुए मैं एक 3 स्टोरी बिल्डिंग के सामने पहुंचा। शिजो, यह हमारी सीक्रेट आर्ट्स रखने की जगह है। यहाँ 2 रूल्स हैं। उसके दिल में मैं अब अपना आदमी बन चुका था, इसलिए उसकी टोन भी पहले से काफी फ्रेंडली थी। पहला, सीक्रेट आर्ट्स में से सिर्फ एक ही चुन सकते हैं, वह 3rd फ्लोर पर है, इसलिए ग्रीडी होकर ज्यादा लेने की कोशिश मत करना। मैंने सिर हिला दिया। दूसरा, आपको 2 घंटे के अंदर बाहर आना होगा। मेन डोर खुला और मैं अंदर चला गया। बुक्स हेल्प्स पर एक के बाद एक स्क्रॉलर्स और बुक्स रखी थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 1000 बुद्धा माउंटेन के पास इतनी सारी कल्चरेशन टेक्निक्स होंगी, लेकिन सच कहूं तो मुझे इन सीक्रेट आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 13 सिटी स्कूल की गाइडेंस टेक्निक कई बड़े एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाई थी, और इस छोटे से रिफ्ट स्पेस के 1000 बुद्धा माउंटेन की टेक्निक से न जाने कितनी गुना स्ट्रॉन्ग थी। इसलिए ये सीक्रेट आर्ट्स मेरे किसी काम की नहीं थी। 13 सिटी का कल्टीवेशन सिस्टम डीमन कोर्स निगलने के रास्ते पर चलता था। सबसे सिंपल और सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका। इससे सीधे एबिलिटी मिलती थी जो खास तौर पर डीमन बीस्ट को काउंटर करती थी, जबकि कल्टीवेशन टेक्निक्स को पहले सीखना और प्रैक्टिस करना पड़ता था। डीमन कोर सीधे एबिलिटी देता था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, गाइडेंस टेक्निक की लेगेसी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज थी। मेरे सामने पहले से जेड जैसा कीमती रास्ता रखा हो और मैं किसी अननोन कल्टीवेशन टेक्निक को सीखने लगूं। क्या मैं पागल हूं? अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछूंगा किससे? वैसे मुझे इतना सब पता कैसे था? स्कूल में सिखाया गया था। स्कूल में पढ़ते समय मुझे सबसे ज्यादा कल्टीवेटर स्टोरीज कलेक्शन पढ़ना पसंद था। उसमें तरह तरह की स्ट्रेंज और इनक्रेडिबल स्टोरीज होती थी। एक जीनियस स्पेस रिफ्ट में गया, उसे एक फियरलेस कल्टीवेशन टेक्निक मिल गई। बॉटम रैंक से सीधे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप 3 तक पहुंच गया। खूब फेम मिला और उसने अनगिनत जीनियसेस को फेस स्लैप कर दिया। लेकिन बाद में जब यूनिवर्सिटी में मेंटर चुनने की बारी आई, तब उसकी हालत खराब हो गई। कोई उसे अपने अंडर लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि किसी को उसकी टेक्निक नहीं आती थी। आखिरकार उसे खुद ही सब कुछ एक्सप्लोर करना पड़ा, जबकि बाकी लोग तेजी से आगे बढ़ते गए और वह वहीं का वहीं खड़ा रहा। ये नेगेटिव एग्जाम्पल आज भी 13 सिटी में प्रमोट किया जाता था, ताकि उन यंगस्टर्स को वार्निंग दी जा सके कि खुद को सिर्फ इसलिए स्मार्ट मत समझो क्योंकि तुम ज्यादातर लोगों से ज्यादा क्लेवर हो। इसलिए 3rd फ्लोर की सीक्रेट आर्ट्स में मेरी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी। मैं तो बस बहाना बनाकर टाइम डिले कर रहा था। मैंने एक स्क्रॉल खोला और पढ़ना शुरू किया। 1st फ्लोर पर ज्यादातर स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग स्टोरीज थीं, और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। लगभग 1 घंटे बाद मैंने 2 बुक्स पूरी पढ़ ली। तभी मेरी नाक अचानक हिली। इतनी डिलीशियस स्मेल कहाँ से आ रही है? बाकी लोगों को शायद कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे पास रोरिंग मून डॉग से मिली ग्रैंड मास्टरी लेवल सेंस ऑफ स्मेल थी। मुझे हल्की सी खुशबू महसूस हो रही थी, और वो इतनी टेम्पटिंग थी कि उसे इग्नोर करना मुश्किल था। मैंने बुक नीचे रख दी और उस स्मेल को फॉलो करते हुए उसे ढूंढने लगा। मेरा शरीर किसी वॉकिंग कॉर्प्स की तरह अपने आप मैकेनिकल तरीके से मूव कर रहा था। मेरे दिल में हॉरर भर गया। डैम, ये क्या हो रहा है? मैंने पूरी ताकत से अपने शरीर का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की, लेकिन मैं सिर्फ अपने शरीर को मूव करते हुए देख सकता था। मैं एक बुक शेल्फ के सामने जाकर रुका और मैंने अपनी ही हैंड को कैंडल स्टिक दबाते हुए देखा। व्हाट द हेल? क्या मैं पागल हो गया हूँ? इसके तुरंत बाद हल्की सी आवाज हुई और मेरे सामने एक स्टेयरवे दिखाई दिया। वह नीचे एक डीप और डार्क अंडरग्राउंड स्पेस की तरफ जा रही थी। मैंने कैंडल उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। मेरा माइंड अंदर से जोर जोर से मना कर रहा था, लेकिन मेरा बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं था। पता नहीं कितनी देर तक नीचे चलता रहा। तभी क्रीक की आवाज हुई और जिस रास्ते से मैं आया था वह अचानक गायब हो गया। उसी मोमेंट मुझे अपने शरीर का कंट्रोल वापस मिल गया। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। कौन है? कौन ये सब कर रहा है? मैंने जोर से आवाज लगाई, लेकिन चारों तरफ सिर्फ हवा की एक उदास और हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे बारीक बारिश के बीच हवा सीटी बजा रही हो। क्या मजाक है? अंडरग्राउंड में हवा कहाँ से आ रही है? तभी एक बेहद मेलोडियस और सेडेक्टिव फीमेल वॉइस सुनाई दी। उसमें शिकायत और दर्द दोनों थे। जांगलांग, जांगलांग, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने कैंडल ऊपर उठाई और मेरी प्यूपिल सिकुड़ गई। मेरा हार्ट तेजी से धड़कने लगा। यहाँ कोई वुमन है ही नहीं। सामने तो एक क्रिस्टल कॉफिन है। मैंने किसी तरह खुद को काम किया और उसके करीब गया। अब जब मैं यहाँ तक आ ही गया था तो सिर्फ डरने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली थी। मुझे सिचुएशन ब्रेक करनी ही पड़ेगी।
लगेगी। जैसे ही मैंने उसे साफ देखा, मेरी हॉरर और बढ़ गई। क्रिस्टल कोफिन के अंदर एक बेहद ब्यूटीफुल वुमन लेटी थी। उसने ब्राइट रेड वेडिंग रॉब पहन रखी थी। उसका आउटर रॉब कमर के पास बंधा हुआ था। उसकी वेस्ट इतनी पतली थी कि एक हाथ में समा जाए। उसके चेस्ट का शेप लेटे हुए भी असाधारण दिखाई दे रहा था। उसके लिप्स ब्लड की तरह रेड थे और उसका फेस सनसेट की लालिमा जैसा लग रहा था। मैंने खुद ही अपनी आंखें रगड़ ली। अभी कुछ पल पहले मुझे ऐसा लगा था जैसे उसकी आंखें सेडक्टिव थीं और वह मुझे सीक्रेटली फ्लर्ट कर रही थी। तभी फिर उसकी वॉइस सुनाई दी, इस बार बिल्कुल रोने और शिकायत करने जैसी। जांगलांग, उस गोल्डन बुद्धिस्ट सील को मिटा दो और मुझे बाहर निकालो। मैं तुम्हारे साथ जल्दी। डैम, मेरा बॉडी फिर से मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। मेरी हैंड उठी और क्रिस्टल कॉफिन पर बने गोल्डन बुद्धिस्ट सील को मिटाने लगी। बस करो, बस करो। मैं अंदर से पूरी ताकत से रेजिस्ट कर रहा था और बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी हैंड आगे बढ़े। ये निश्चित रूप से कोई बेहद डेंजरस एंटिटी थी। इसे देखकर ही पता चल रहा था। इसका लेवल बहुत ज्यादा था और इसे छेड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। और अगर सारे वर्स्ट केस सिनेरियोस को भी छोड़ दें तो ये 1000 बुद्धा माउंटेन था, एक बुद्धिस्ट होली लैंड। यहाँ किसी कॉर्प्स को सील करके रखा गया था। अगर मैंने उसे बाहर निकाल दिया तो मेरी डेथ निश्चित थी। स्क्रैच स्क्रैच, सील घिसने की आवाज मेरे हार्ट बीट को और तेज कर रही थी। मैंने मन ही मन कसम खाई कि अगली बार इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लूंगा। स्पेस रिफ्ट जैसी जगहें वैसे भी इंसानों के घूमने के लिए नहीं बनी थी। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब दोबारा होश आया तो मैं अपने रूम में था। लियाओचे बेहद वरीड दिखाई दे रहा था। शिशु, आपको क्या हुआ? उसकी आवाज सुनकर मुझे पहली बार राहत महसूस हुई। मैंने सावधानी से पूछा, मुझे क्या हुआ? लियोचेन ने स्माइल करते हुए कहा, शायद न्यूट्रिशन की कमी हो गई होगी। स्क्रिप्चर रिपोजिटरी में 2 घंटे पूरे होने के बाद भी जब आप बाहर नहीं आए और मैं कितनी भी आवाज लगाता रहा, तब जाकर अंदर गया। वहाँ देखा तो आप बेहोश पड़े थे। लेकिन चिंता मत कीजिए, थोड़ा ज्यादा वाइल्ड चिकन सूप पीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने मन ही मन गाली दी। वाइल्ड चिकन? अगर मैं कोई नॉर्मल इंसान होता तो इसने अब तक मुझे खेल खेल में मार डाला होता। मैंने अपने मन में चल रही बातों को दबाया और सावधानी से पूछा, और कुछ नहीं हुआ? लियोचेन ने कंफ्यूज्ड होकर मुझे देखा। शीजू को और क्या होना चाहिए था? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चिकन सूप की स्मेल सूंघी। स्मेल बिल्कुल सही थी। ये वही पॉट था जिसे मैंने खुद कुक किया था। अब इसे आराम से खाया जा सकता था। सच कहूं तो मुझे भी भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपने दिल का भारी बोझ एक तरफ रखा और धीरे धीरे सूप पीने लगा। वहीं लियोचेन के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल भी धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी। शायद मेरी बेहोशी की वजह से वह ज्यादा खुश था। ओल्ड मॉन्क ने दोबारा मुझे मिलने की कोशिश नहीं की और लियाओचे ने भी सीक्रेट आर्ट्स की बात नहीं की, बल्कि उसने मुझे इसी तरह यहाँ स्टे करने दिया। बस एक चीज बदल गई। हर दिन लियोचेन मुझे पहले से ज्यादा पावरफुल डीमन बीस्ट मीट खिलाने लगा। दूसरे दिन उसने मुझे 7 हेवन का आयरन टेल्ड ईगल दिया। इसे खाने से मेरी शार्प क्लॉज सीधे परफेक्ट मास्टरी लेवल पर पहुंच गईं। तीसरे दिन तो उसने 9 हेवन का आयरन टेल्ड ईगल तक ला दिया और इसकी वजह से मुझे एक और स्किल मिली, ईगल आई। यह एक सपोर्ट एबिलिटी थी। आयरन टेल्ड ईगल के लिए प्रे ढूंढने का यह सबसे पावरफुल तरीका था। मेरी कल्टीवेशन भी 7 हेवन से लगातार ऊपर चढ़ती गई और आखिरकार 9 हेवन तक पहुंच गई। एक दिन में 3 आयरन टेल्ड ईगल्स खाऊं तो प्रोग्रेस न हो, ऐसा कैसे हो सकता था? लेकिन मेरे दिल का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जितने ज्यादा आयरन टेल्ड ईगल्स मैं खा रहा था उतना ही साफ दिखाई दे रहा था कि पूरे टेम्पल के माहौल में एक स्ट्रेंज और रेस्टलेस फीलिंग फैल रही थी। यहाँ तक कि लियाओचे की नजरें भी अब मुझे देखकर बदलने लगी थीं। रात में मैं अपने रूम में अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा था और मुझे महसूस हुआ कि डेंजर धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा है। इसलिए मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता था, लेकिन इस रिफ्ट का मैक्सिमम लेवल नियर बाय रेल्म से ऊपर नहीं जाएगा, ये सोचकर मुझे थोड़ी राहत थी। अब मैं 9 हेवन पर था। वर्स्ट केस में भी मैं लड़ते हुए बाहर निकल सकता था। उसी समय ओल्ड मॉन्क के रूम में लाइट बहुत डिम थी। कैंडल फ्लेम बार बार फ्लिकर कर रही थी। तभी एक हॉर्स वॉइस सुनाई दी। उसका अभी तक डीमनाइजेशन नहीं हुआ। लियोचेन जमीन पर नील किए हुए था। एबट, मैंने अपनी आंखों से उसे डीमन बीस्ट कॉर्प्सेस खाते देखा है, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें डीमनाइजेशन का जरा भी साइन नहीं दिख रहा। अचानक पफ की आवाज के साथ कैंडल फ्लेम हिली। इम्पॉसिबल! मेरी 1000 बुद्धा माउंटेन की सीक्रेट रेसिपी के बिना वह डीमनाइजेशन का सामना कैसे कर सकता है? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? अगले ही पल लियाओचेन का शरीर जबरदस्ती हवा में उठ गया और उसका गला कसकर पकड़ लिया गया। लियाओचेन ने उस जोड़ी आंखों में भरी ब्रूटैलिटी को देखा और डेस्परेटली चिल्लाया, एबट, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मैंने सच में अपनी आंखों से उसे डीमन बीस्ट कॉर्प्सेस खाते देखा है। ओल्ड एबट ने उसे ध्यान से देखा और कहा, कल के लिए तैयारी करो। 9 हेवन के आयरन टेल्ड ईगल्स लाओ और अपने जूनियर ब्रदर को साथ लेकर खुद उस पर नजर रखो। जिस इंसान में डिमोनाइजेशन नहीं हुई उसे दूहुआ नहीं किया जा सकता। यही 1000 बुद्धा माउंटेन का रूल है और यही इस जगह का रूल भी है। लियोचे को छोड़ दिया गया। वह जमीन पर गिरकर जोर जोर से सांस लेने लगा और उसका चेहरा फेयर से भरा था। यस, लेकिन हाल के दिनों में आयरन टेल्ड ईगल्स स्मार्ट हो गए हैं। वे अब 1000 बुद्धा माउंटेन से दूर रहने लगे हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों तक ही सप्लाई मिल पाएगी। उस बीस्ट की चिंता तुम मत करो। आयरन टेल्ड ईगल को हैंडल करना मेरा काम है। इसके बाद के कुछ दिनों में 1000 बुद्धा माउंटेन के आसपास रहने वाले आयरन टेल्ड ईगल्स का बुरा हाल हो गया। लगातार 10 दिनों तक उन्हें इतनी बड़ी संख्या में हंट किया गया कि लगभग उनका सफाया ही हो गया और ओल्ड मॉन्क
लगातार ज्यादा इरिटेटेड होता जा रहा था। उसके साथ साथ पूरे टेम्पल के लोग भी बेचैन और एग्रेसिव होने लगे थे। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मौका मिलते ही मुझे जिंदा खा जाएंगे। लियाओचन मास्टर फिर आ गए, आज भी चिकन खिलाने वाले हो। मैंने स्माइल करते हुए लियाओचन को ग्रीट किया। इतने दिनों तक इतने सारे डीमन बीस्ट खाने के बाद आखिरकार मैं नियर बाय रेल्म तक पहुंच गया था। नियर बाय रेल्म में पहुंचने के बाद मेरा माइंड काफी रिलैक्स हो गया था। अब मैं पूरी तरह एक ऐसी पोजीशन में था जहां मुझे हराना आसान नहीं था। ओल्ड मंक के मन में चाहे जो भी प्लान हो, मैं उसे हैंडल कर सकता था। नियर बाय रेल्म इस स्पेस की मैक्सिमम लिमिट थी। मैं इसे क्लियरली महसूस कर सकता था, वरना मेरी कल्टीवेशन अभी भी बढ़ती रहती। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुसीबत में पड़कर भी मुझे इतना बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। रोज कोई मेरे लिए डीमन बीस्ट कॉर्प्सेस लेकर आ रहा था और मैं उन्हें खा रहा था। इससे ज्यादा हैप्पी लाइफ और क्या हो सकती थी। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात कही, ओल्ड मॉन्क सामने आ गया। आज मैं खुद शिजू के लिए एक डिश सर्व करता हूँ। ये कुछ पिल्स हैं जिन्हें मैंने खुद रिफाइन किया है। मैंने देखा कि शिजू का बॉडी थोड़ा वीक है, इसलिए खास तौर पर आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं पूरी तरह स्टंट रह गया। सामने रखी चीजों को देखते ही मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पिल्स, डैम, ये तो डीमन कोर्स हैं। ये कहाँ से पिल्स हुए? मैंने बिना कोई इमोशन दिखाए कहा, तो फिर थैंक्स अबॉट, मैंने डीमन कोर्स ले लिए। मन में सोच रहा था कि इन चीजों की मुझे खुद जरूरत नहीं है। मैं डीमन बीस्ट कॉर्प्सेस खाकर स्किल्स हासिल कर सकता हूँ। इन्हें बेचकर अच्छी खासी रकम कमाई जा सकती है। आखिर गरीब घर के बच्चे जल्दी प्रैक्टिकल हो जाते हैं। लेकिन ओल्ड मंक की ट्रायंगुलर आईज लगातार मुझे घूर रही थी। शीजू, ये पिल्स मैंने खुद रिफाइन की है। इन्हें निगलने का तरीका भी मैं खुद गाइड करूंगा। अभी खाइए, तभी इसका इफेक्ट सबसे अच्छा रहेगा। मैं हल्का सा चौंका। ये ओल्ड मॉन्क निश्चित रूप से किसी अच्छे इरादे से नहीं आया था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। हे, क्या अब गेम का नया स्टेज शुरू हो गया है? इन कुछ दिनों में मैं काफी कुछ समझ चुका था। यह ओल्ड मॉन्क अलग अलग तरीकों से मुझे कंटामिनेटेड करवाना चाहता था, शायद इसलिए कि जब तक मैं कंटामिनेटेड नहीं होता, वह सीधे मेरे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। अब डीमन बीस्ट कॉर्प्सेस काम नहीं कर रहे थे, तो उसने डीमन कोर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे इससे जरा भी डर नहीं था। डीमन कोर निगलने की बात पर 13 सिटी के लोग कभी नहीं डरते थे। इसका सबसे बड़ा कारण गाइडेंस टेक्निक थी। गाइडेंस टेक्निक कोई नॉर्मल कल्टीवेशन टेक्निक नहीं थी। यह 13 सिटी के पूरे कल्टीवेशन सिस्टम की फाउंडेशन थी। बड़े एक्सपर्ट्स ने इसे खास तौर पर ऐसा मेथड बनाने के लिए डेवलप किया था जिससे इंसान डीमन कोर्स को सेफली निगल सके। यहाँ तक कि बचपन से स्कूल में मिलने वाली डीमन बीस्ट एसेंस ब्लड भी इसी सिस्टम का एक हिस्सा थी। मैंने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है एबट, फिर आपको तकलीफ देता हूँ। मैंने डीमन कोर से भरा बॉक्स लिया और देखने में सबसे सूटेबल एक और निकालकर उसे निगलने लगा। मैं पहली बार इसे खा रहा हूँ। पहले हमेशा सोचता था कि पता नहीं कब मुझे एक डीमन कोर खाने को मिलेगा। अब आखिरकार वो सपना पूरा हो गया, और वो भी सिर्फ एक नहीं। मैंने बिना झिझक डीमन कोर निगल लिया और गाइडेंस टेक्निक को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। ओल्ड मंक मेरी हर मूवमेंट को बेहद ध्यान से देख रहा था। जैसे ही मैंने कोर निगला, उसके चेहरे पर हल्की खुशी दिखाई दी। उसे शायद डीमनाइजेशन का एक छोटा सा साइन भी महसूस हुआ था, लेकिन अगले ही पल वह साइन अचानक गायब हो गया। मैं डीमन कोर का इफेक्ट महसूस करते हुए सोचने लगा, दूसरे लोग डीमन कोर निगलकर स्किल हासिल करते हैं, जबकि मुझे डीमन बीस्ट कॉर्प्स खाने से ही स्किल मिल जाती है। तो फिर डीमन कोर मुझे आखिर क्या देगा? मैं अंदर से काफी एक्साइटेड था। जैसे ही मेरा हाथ डीमन कोर को छुआ, मेरे दिमाग के अंदर वाली बुक के पेजेस अपने आप पलटने लगे। 8 हेवन आयरन टेल्ड ईगल अडल्ट डीमन बीस्ट डीमन कोर। इसमें डीमन रेस ब्लड लाइन का एक छोटा हिस्सा और एक मेमोरी फ्रेगमेंट मौजूद है। इसे निगलने के लिए बिटर टेक्निक और कमीलिया सीड के साथ इस्तेमाल करने पर डीमन रेस ब्लड लाइन का पूरी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और संबंधित बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। इवेल्युएशन ब्लड लाइन बहुत कम है, लेकिन कुछ न होने से बेहतर है। रिलेटेड बॉडी स्ट्रेंथ, मैं लगभग हंस पड़ा। ये तो बहुत ज्यादा ऑसम है। यानी डीमन कोर निगलने का भी मुझ पर इफेक्ट होता है, और अगर बुक में दिए गए रेसिपी के हिसाब से इसे इस्तेमाल करूं तो बॉडी को भी स्ट्रेंथन किया जा सकता है। आयरन टेल्ड ईगल की सबसे पावरफुल चीजें क्या हैं? उसके क्लॉज, आइजेस और विंग्स। लेकिन मैं इंसान हूं, इसलिए विंग्स को इग्नोर करना पड़ेगा। क्लॉज मेरे हैंड से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, और आइज की तो बात ही अलग है। इसका मतलब अगर मैं आयरन टेल्ड ईगल का डीमन कोर अब्सॉर्ब करूं तो मेरे हैंड्स की स्ट्रेंथ और आइज दोनों स्ट्रांग हो सकते हैं। इससे मेरे शार्प क्लॉज बाकी लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। बस प्रॉब्लम ये थी कि ब्लड लाइन बहुत कम थी, और इस बार मैंने इसे रेसिपी के मुताबिक भी नहीं खाया, जो थोड़ा अफसोस की बात थी। ओल्ड मॉन्क मुझे हैरानी से देख रहा था। उसने मेरे चेहरे पर जैसे अभी भी कुछ और खाने की इच्छा देख ली हो। वह गुस्से में बोल पड़ा, शिजू तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। ओल्ड मॉन्क ने अब तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में लेकर रहेगा। हाँ, मॉन्स्टर ही। इतने सारे डीमन बीस्ट कोर्सेस खाने के बाद भी डीमनाइजेशन का कोई साइन नहीं दिखा, और फिर डीमन कोर खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। क्या यह मॉन्स्टर नहीं तो और क्या था? यहाँ तक कि उसके मन में एक एक्साइटेड थॉट उठा, क्या मैं इस पर रिसर्च कर सकता हूँ? क्या फ्यूचर में 1000 बुदा माउंटेन भी इस तरह की एबिलिटी हासिल कर सकता है? आखिर 1000 बुदा माउंटेन आज तक सिर्फ एक ऐसी सीक्रेट रेसिपी के सहारे टिक पाया था जो डीमनाइजेशन को डिले करती थी, वरना वे बहुत पहले भूख से मर चुके होते। मुझे देखते ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई प्राइसलेस ट्रेजर मिल गया हो। ओल्ड मंक बेहद एक्साइटेड हो गया, लेकिन जैसे ही उसने अटैक करने का मन बनाया, उसके दिल में अचानक एक वार्निंग उठी, और इस वार्निंग ने उसे और भी एक्साइटेड कर दिया।
इससे उसका अनुमान और पक्का हो गया। उसी रात मैंने सोचा कि मैं यहाँ काफी दिन रह चुका हूँ, अब मुझे निकल जाना चाहिए। लेकिन इतने दिनों बाद भी मुझे यह समझ नहीं आया था कि बाहर निकलूं कैसे। माउंटेन पर आने वाला रास्ता गायब हो चुका था। मैं बेड पर लेटा रहा और पूरी रात बेचैनी में करवटें बदलता रहा। तभी अचानक फुटस्टेप्स की आवाज आई और लियाओचेन की वॉइस सुनाई थी। शीजू, एबर्ट ने आपको बुलाया है। मेरा दिल बैठ गया। मुझे आज पूरे दिन से लग रहा था कि ओल्ड मोंक के चेहरे पर कुछ गड़बड़ थी और अब लियाओचेन का इस समय आना निश्चित रूप से डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए नहीं था। मैंने अपनी राइट हैंड हल्की सी मूव की और अपनी ग्रैंड मास्टर लेवल शार्प क्लॉज की स्ट्रेंथ महसूस की। इससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने डोर खोला, एक स्टिक मेरे सिर पर पूरी ताकत से आ गिरी। ये एक सरप्राइज अटैक था। मैंने तुरंत शार्प क्लॉज एक्टिवेट की। मैंने स्टिक को एक ही हाथ से पकड़ लिया और वह जरा भी नहीं हिली। लियाओचेन के दिल में हॉरर भर गया। मैंने स्माइल करते हुए उसे देखा। लियाओचेन मास्टर, ये क्या चल रहा है? उसका चेहरा लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, सभी सीनियर और जूनियर ब्रदर्स हियर। अचानक दर्जनों बोल्ड मॉन्क्स अंदर उमड़ पड़े। उनके चेहरे बेहद सैवेज थे। प्यूपिल्स मैडनेस से भरी हुई थी और उनके शरीर से ब्लड की इतनी तेज स्मेल आ रही थी कि मुझे तुरंत डीमन बीस्ट कॉर्प्स खाने के बाद होने वाली कंटामिनेशन याद आ गई। लियाओचेन जोर जोर से हंसा। अटैक, इसे जिंदा पकड़ो, एबर्ट रिवॉर्ड देंगे, हर किसी को मेडिसिनल सूप मिलेगा। किल किल किल। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई सॉफ्ट टारगेट हूँ? मैंने कोल्ड स्नॉट किया। मेरा बॉडी तेजी से मूव हुआ और मेरी इंडेक्स फिंगर सफेद पड़ गई। शार्प क्लॉज ने अटैक किया। नियर बाय रेल्म के मेरे सामने इन छोटे मंक से निपटना कोई बड़ी बात नहीं थी। सिर्फ 30 सेकंड्स में उनके चिल्लाने की आवाज पूरी तरह बंद हो गई। लियाओचेन की हंसी अब टेरर में बदल चुकी थी। इम्पॉसिबल, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? मैंने शांत भाव से कहा। सरप्राइज, इसका क्रेडिट तो तुम लोगों को ही जाता है। मैंने अपनी नेल्स से बहते ब्लड को महसूस किया और मेरे होंठों पर हल्की स्माइल आई। विलेन आमतौर पर ज्यादा बोलने की वजह से मरते हैं। मैंने एक पाम स्ट्राइक से उसका हेड भेद दिया। होल से ब्लड बहने लगा। बाहर देखते हुए मैंने धीरे से कहा, एबर्ट, अब भी बाहर नहीं आओगे? यू इविल क्रीचर। गुस्से से भरी रोअर सुनाई दी। मैंने दोनों हाथ पीठ के पीछे रखे और शांत खड़ा रहा, जबकि ओल्ड मंक धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, गाली देना तो हर कोई जानता है। तुम मुझ पर डायरेक्ट अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकते, है ना? वरना इन लोगों को मरने के लिए आगे भेजने की क्या जरूरत थी? उनकी आईज में कुछ गड़बड़ थी, यही इसकी प्राइस है। ओल्ड मंक की ट्रायंगुलर आईज लाल हो गईं और वह गुस्से से कांपने लगा। मेरी स्माइल और भी चौड़ी हो गई। मैंने सही गेस किया, तुम नियर बाय रेल में हो और मैं भी। क्यों ना एक डील करते हैं? मुझे बाहर निकलने का रास्ता बता दो और मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ दूंगा। वह हंस पड़ा। हाँ, अगर मुझे बाहर निकलने का रास्ता पता होता तो क्या मैं यहाँ बैठा रहता? तुम सही हो, मैं सच में तुम पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी डिमोनाइजेशन नहीं हुई है। लेकिन तुम बाहर भी नहीं जा सकते, यहीं मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा सीक्रेट बाहर निकाल कर रहूंगा। वह पागलों की तरह हंसने लगा। मेरा दिल और भी भारी हो गया। क्या सच में यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता? 1000 बुद्धा माउंटेन का माउंटेन प्रोटेक्शन। अरे ऐसा है कि यहाँ सिर्फ अंदर आया जा सकता है, बाहर नहीं निकला जा सकता। इंसान हो या बीस्ट, रूल सब पर लागू होता है। फिर ये बोरोइंग राइट्स और आयरन टेल्ड ईगल्स कहाँ से आए? मैंने उन्हें पाल रखा है। डिसिपल्स भी बाहर नहीं जा सकते। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो डीमन बीस्ट्स खाने पड़ेंगे और डीमन बीस्ट खाने के लिए सीक्रेट रेसिपी के सहारे डिमोनाइजेशन को रोकना पड़ता है। उसे लगा कि मैं अब किसी भी हालत में एस्केप नहीं कर सकता, इसलिए उसने सब कुछ बता दिया। समझ गया, मेरी गैसिंग से लगभग यही निकल रहा था। बस इस सीक्रेट रेसिपी का हिस्सा नया था। लेकिन फिर मुझे यहाँ रोक कर रखने का क्या फायदा? ओल्ड मोंक ने लाशों की तरफ देखते हुए एक स्ट्रेंज स्माइल दी। इस सीक्रेट रेसिपी को बनाने के लिए सबसे छोटे डिसिपल के मीट को बॉयल करके इस्तेमाल करना पड़ता है। हर दिन एक स्पून लेना जरूरी है, तभी डिमोनाइजेशन को रोका जा सकता है। 1000 बुद्धा माउंटेन का नाम ही 1000 बुद्धा क्यों है पता है? तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे पूरे शरीर में गूज बम्प्स खड़े हो गए। तुम कहना क्या चाहते हो? 3814 लोग थे और अब सिर्फ ये कुछ लोग बचे हैं। वह गर्व से हंसा। हे स्मार्ट हो। मेरा पेट उलटने लगा। ये कोई बुद्धिस्ट टेंपल नहीं है, ये तो हेल है, इसलिए तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। मैंने उसके एरोगेंट चेहरे को घूरा। मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। अब तुम्हारे सारे डिसाइपल्स मर चुके हैं, तुम मेडिसिन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? मुझे डीमन बीस्ट्स खाने से डर नहीं लगता। चलो देखते हैं हम दोनों में से पहले कौन मरता है। वह हंसते हंसते रोने लगा। अब सिर्फ मैं बचा हूँ। ये सारी लाशें मुझे 10 साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा रखने के लिए काफी हैं। और तुम, जब तुम मरोगे तो तुम्हारा स्पेशल फिजिक मेरा हो जाएगा। उसकी आंखों में ग्रीड साफ दिखाई दे रही थी। मैंने सीधा जवाब दिया, मुझे खाने की सोच रहे हो? तुम में इतनी ताकत है? अचानक मैं हे करके हंस पड़ा और ओल्ड मंक के रोंगटे खड़े हो गए। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस रूम के एक कोने में गया, कर्टेन खींच कर नीचे उतारा और उसमें आग लगा दी। देखते ही देखते फायर ऊपर तक उठ गई। मैंने शांत आवाज में कहा, अगर मैं इन सारी कॉर्प्सेस को जला दूं तो तुम कितने दिन टिक पाओगे? उसके सिर पर जैसे आग लग गई। वह गुस्से से गरजा, तुम ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? उसकी रोर सुनते ही मेरा हाथ हल्का सा कांपा और लाइटर नीचे गिर गया। लेकिन बेड के पास लगी कैंडल और लैंप से भी फायर फैलने लगी। ओल्ड मंक पागल हो गया था। ये सारी कॉर्प्सेस उसके लिए सर्वाइवल रिसोर्सेज थीं। आग की रोशनी में छोटे मंक्स के सैवेज चेहरे कुछ नरम दिखाई दे रहे थे, मानो दूर कहीं बुद्धिस्ट चांटिंग सुनाई दे रही हो। लेकिन ओल्ड मोंक के मुंह से सिर्फ गुस्से भरी चीखें निकल रही थीं। बॉय, तुम अपनी डेथ को बुला रहे हो। तुम ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैंने दोनों हाथ फैला
मुस्कुराकर इनोसेंट फेस बनाया। ओल्ड मंक, आपके फीट बहुत छोटे हैं। मेरा हाथ बस स्लिप हो गया। वह एक कदम में मेरे सामने आ गया। उसकी फिंगर्स सफेद पड़ गईं और नेल्स चमकने लगे। मेरे दिल में हल्की ठंडक दौड़ी। परफेक्टेड ईगल क्लॉ। मैंने ठंडी सांस खींची। इस लेवल तक पहुंचने के लिए इसने आखिर कितने डीमन कोर्स खाए होंगे। लेकिन मैं डरा नहीं। मैं जांग पिंग हूँ, पिंग ब्रो, और मैं नियर बाय रेल्म का एक्सपर्ट हूँ। ओल्ड मंक, मेरी एक पाल्म खाओ। मैंने उसके अटैक से बचने के लिए साइड स्टेप किया और एक कदम लेफ्ट मूव किया। उसकी कमजोरी मैंने तुरंत नोट कर ली। उसके पास स्पीड स्किल नहीं थी। मैंने पूरी ताकत से एक क्लॉ स्ट्राइक किया। कॉन्टैक्ट कुछ सॉफ्ट सा महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मैं लगभग उल्टी कर बैठा। उसके आर्म की स्किन मेरे क्लॉ से फटकर नीचे गिर गई और उसके नीचे अनगिनत शार्प क्लॉज दिखाई देने लगी। डैम, तुमने बायो वेपन बना लिया है क्या? वह सेवज स्माइल के साथ हंसा। उसके दांतों पर ब्लड की पतली लकीरें थीं। बायो वेपन? हा 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 हा, समझ नहीं आया। लेकिन अगर डीमन बीस्ट को पैदा करना है तो पहले खुद डीमन बीस्ट बनना पड़ेगा। इस हाथ ने अनगिनत आयरन टेल्ड ईगल्स को मारा है। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मैंने गुस्से में गाली दी। किस्मत अच्छी? तुम्हारी ये कैसी घटिया किस्मत है? उसने जोर से बुद्धिस्ट चांट किया। बुद्धा कहते हैं, अगर मैं हेल में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? अपनी जान दे। उसका आर्म अचानक भारी भारी शार्प क्लॉज में बदल गया। क्लॉज एक दूसरे के ऊपर इस तरह फैल गए कि कोई गैप ही नहीं बचा था। उसके अटैक्स बेहद स्मूथ और कंटिन्यूअस थे। मेरे पास उसके ईगल क्लॉज को सीधे क्लॉज से ब्लॉक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अच्छी बात यह थी कि उसके पास सिर्फ एक ही आर्म था, लेकिन यह फिर भी बेहद एबनॉर्मल था। तभी अचानक मेरी आंखों में चमक आई। मैंने एक स्लाइडिंग टैकल किया और ओल्ड मंक के अटैक से बच गया। वह गरजा, ओल्ड मंक को तुम मरोगे। मेरा गेस सही था। यह ओल्ड मंक अभी भी एक इनकम्प्लीट प्रोडक्ट था। उसका बैलेंस बिगड़ गया और मैंने तुरंत मौका पकड़ लिया। मैं उस पर झपटा और एक जोरदार स्ट्राइक उसकी लेफ्ट लेग पर मारी। उसकी लेफ्ट लेग टूट गई। उसकी आंखें खाली हो गईं, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने वर्षों तक जिस आयरन सिल्वर आर्म की कल्टीवेशन की थी वह इतनी कमजोर साबित हो सकती है। मैंने उसकी राइट लेग भी काट दी। मैंने कमर पर हाथ रखकर जोरदार हंसी हंसी। डैम, मैं सच में बहुत स्मार्ट हूँ। ओल्ड मोंक, तुम इतने एरोगेंट नहीं थे। अब आओ। वह पूरी तरह हक्का बक्का रह गया था। दर्द तक भूल चुका था। क्या? हाँ। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी हथेली उसके सिर पर पड़ चुकी थी और उसके सिर पर 5 खून से भरे गहरे छेद बन गए। आखिरकार मैंने राहत की सांस ली। ये बूढ़ा राक्षस आखिर मर गया। ऊपर से मैं बिल्कुल शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। आखिर ये पहली बार था जब मैंने किसी इंसान को मारा था। लड़ाई खत्म होने के बाद मुझे एहसास हुआ इस बूढ़े और शॉ की लिम्जिंग की ताकत कुछ ज्यादा ही अजीब थी। पूरी लड़ाई में उसने ची का इस्तेमाल ही नहीं किया। क्या मुझे ही ची का इस्तेमाल करना नहीं आता या फिर उसे भी नहीं आता? समझ नहीं आया। इसलिए मैंने ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई। पूरा मंदिर जल रहा था और आसमान तक आग की लपटें उठ रही थी। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि इस रिफ्ट में आने के बाद मुझे कोई खास फायदा नहीं मिला। कहानियों में तो लोग रिफ्ट में घुसते ही हेवनली ट्रेजर्स से टकरा जाते हैं। मैंने आह भरी। मैं अभी भी बहुत यंग था। अगर उस बूढ़े और शॉ को पता चलता कि उसने चारों तरफ से आयरन टेल ईगल्स का शिकार सिर्फ इसीलिए करवाया था ताकि मुझे खिलाकर लिम्जिंग तक पहुंचा सके, और मैं फिर भी इससे संतुष्ट नहीं हूं, तो शायद वह खून की उल्टी कर देता। मैंने अपने जले हुए बालों पर फूंक मारी और पहले ही ये कंफर्म किया कि मेरी हैंडसम शक्ल को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अनिच्छा से पीछे मुड़कर देखा। गुड बाय क्वियनफो माउंटेन, गुड बाय। अजीब बात थी, बूढ़ा औरशंग भी जैसे थोड़ा उदास दिखाई दे रहा था। मैं उसी रास्ते से वापस लौटा, लेकिन सारे डीमोनिक बीस्ट्स गायब हो चुके थे। अजीब था, लेकिन मैंने ज्यादा गहराई से सोचने की कोशिश नहीं की। आखिर ये दुनिया खुद ही इतनी बेतुकी थी। आखिरकार मुझे रिफ्ट का एंट्रेंस मिल गया। वह चमक रहा था और मैं एक झटके में बाहर निकल आया। रिसीव्ड, रूकी स्क्वाड तय जगह पर पहुंच चुकी है। रिपीट, रूकी स्क्वाड तय जगह पर पहुंच चुकी है। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तुरंत पास की झाड़ियों में छलांग लगा दी। सिटी डिफेंस टीम के लोग स्टैंडर्ड इक्विपमेंट पहने हुए वहां पहुंच चुके थे। सच में 13 सिटीजर्स इंसानों की होप कहलाने के लायक है। उनकी रिस्पॉन्स स्पीड कमाल की थी, लेकिन समय का हिसाब बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। ये टाइम रिफ्ट था। टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि टाइम रिफ्ट बेहद खतरनाक होते हैं। आप अंदर जितने भी समय तक रहें, बाहर निकलने पर भी वही ओरिजिनल टाइम पॉइंट रहता है। यानी अंदर 10 साल की कल्टीवेशन कर लो, बाहर सिर्फ 1 सेकंड बीता होगा। ऐसे रिफ्ट की कीमत पूरे 80 मिलियन तक हो सकती है। इतनी रकम किसी आम इंसान को सीधे दूसरे सोशल क्लास में पहुंचा सकती है। बड़े फैमिलीज ऐसे रिफ्ट खरीदकर स्पेस को स्टेबलाइज करते हैं और टाइम को एक्सेलरेट करते हैं, जिससे उनके जीनियसेस को आधी मेहनत में दोगुना फायदा मिलता है। जितना सोचता गया उतना ही मेरा दिल दुखने लगा। मैंने पूरे 10 बिलियन का मौका खो दिया था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? ये पूरा खेल मेरे बस से बहुत बड़ा था। मैं अपनी आंखों के सामने रूकी स्क्वाड को रिफ्ट की तरफ बढ़ते देख रहा था। 1 कदम, 2 कदम, उन्होंने पैर उठाया और आगे बढ़ाया। अरे हवा में! शिट! मैं लगभग चिल्ला ही पड़ा था। अचानक रिफ्ट की रोशनी बुझ गई और उन लिम्जिंग लेवल एक्सपर्ट्स का पैर खाली जगह पर पड़ा। वे लगभग मुंह के बल गिरते गिरते बचे और पूरी टीम हक्की बक्की रह गई। एक फीमेल टीम मेंबर ने पूछा, कैप्टन, क्या हम अंदर चले गए थे? कैप्टन भी कंफ्यूज था। शायद हो सकता है कि हम अंदर गए ही ना हो। कोई कुछ नहीं बोला। वे सभी रूल्स और रेगुलेशंस अच्छी तरह जानते थे, लेकिन पहली बार उन्हें खुद पर शक हुआ। रिफ्ट अपने आप गायब कैसे हो सकता है, और वो भी ऐसे जैसे उनके साथ हाइड एंड सीक खेल रहा हो? क्या हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए? कैप्टन ने सिर हिला दिया। मैं झाड़ियों में छिपा लगभग हंसी से पागल हो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह बंद रखा। ये तो कमाल का तमाशा हो गया। अभी कुछ देर पहले मैं इस बात से परेशान था कि मैंने
इतना बड़ा मौका खो दिया, लेकिन अब देखो इसे कोई और भी हासिल नहीं कर सकता। मजा आ गया। जैसे तपती गर्मी में आइसक्रीम चाटना पता है गलत है, फिर भी मजा तो बहुत आता है। कुछ मिनट बाद पूरी स्क्वाड वहां से चली गई। मैंने थोड़ा और इंतजार किया, फिर धीरे से झाड़ियों से बाहर निकला, अपने कपड़े झाड़े और घर की तरफ चल पड़ा। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। बाहर की दुनिया चाहे जितनी भी कैओटिक हो, जब तक मैं अपने घर में हूँ मेरे लिए वो दो अलग अलग वर्ल्ड्स हैं। आम लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधेरे में सबका बोझ अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ते रहते हैं। सुबह हुई, मैंने अंगड़ाई ली और खुद को बेहद फ्रेश महसूस किया। सीधे बर्निंग रूम की तरफ गया। वहाँ अभी भी 8 हेवन शाओयुए डॉग का मीट बचा हुआ था। ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट था। मैंने बर्तन चढ़ाया, तेल डाला और खाना शुरू कर दिया। पेट पूरी तरह भर जाने के बाद मैंने अपने गोल मटोल पेट पर हाथ फेरा और संतुष्टि से बोला, अब इसे कहते हैं असली लाइफ। पेट भरकर इंसान कितना खुश हो जाता है। लेकिन मैंने ज्यादा देर आराम नहीं किया। तुरंत बर्तन साफ किए और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। पेरेंट्स के वापस आने का समय हो गया था। पूरे 1 हफ्ते का समय पूरा हो चुका था और अब मुझे भी स्कूल जाकर अपनी कल्टीवेशन क्लासेस की भरपाई करनी थी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए मौका मिलते ही क्लास में सो जाता था। लेकिन अब हालात अलग थे। प्राइवेट ट्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन मेरा चेहरा तो था ही। प्रिंसिपल से लेकर क्लीनर तक स्कूल में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे ना पहचानता हो। कुछ नॉलेज पूछ लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। वॉशिंग करते समय अचानक मेरी भौहें सिकुड़ गईं। ये कब हुआ? इसे किसने किया? मेरी लेफ्ट रिस्ट पर एक लाल निशान दिखाई दे रहा था, लगभग टेयर मोल जितना छोटा। मैंने उसे छुआ, लेकिन न दर्द था न खुजली। पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं। क्या ये उस बुक का साइड इफेक्ट है या फिर कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई? सुना था कि बहुत ज्यादा मेसी प्राइवेट लाइफ वाले पुरुषों को एक तरह की बीमारी हो सकती है, लेकिन ये निशान तो वहां भी नहीं था। मैंने काफी देर तक बड़बड़ाकर सोचा, लेकिन कोई आंसर नहीं मिला, इसलिए छोड़ दिया। अभी मैं सामान समेट ही रहा था कि दरवाजे का लॉक बजा। टक! मैं खुशी से चिल्लाया, पापा, माँ, मेरी प्यारी माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया, और दौड़कर बाहर निकल गया। माँ याओ यूजिंग ने मुझे देखते ही कहा, बदमाश, इन कुछ दिनों में बहुत शरारतें कर ली क्या? जियांग वानली ने मुझे हैरानी से देखा। बेटा, तुम्हारी एनर्जी तो काफी अच्छी लग रही है। मैंने तुरंत कहा, पहले कभी पेट भरकर खाना नहीं मिला तो चेहरा अच्छा कैसे रहता? इन 7 दिनों में मैंने जमकर खाया है, इसलिए चेहरा लाल लाल और हेल्दी दिख रहा है। लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं आप लोगों को मेरा बदलाव अजीब न लगे। कुछ बदला तो नहीं है ना? याओ यूजिंग ने मुझे शक भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा। मैं उस नजर को ज्यादा देर झेल नहीं पाया। आखिर ऑनेस्ट बॉय होकर झूठ बोलना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने तुरंत अपना स्कूल बैग उठाया और भाग गया। बाहर निकलते हुए मैंने आवाज लगाई, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बहुत दिनों से क्लासेस मिस कर रहा हूँ। जियांग वानली हैरानी से अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोला, हनी, ये सच में हमारा बेटा है। इसे क्लासेस मिस करने की भी चिंता होने लगी। मैं जानबूझकर रास्ता बदलकर दोंगफंगलान के घर वाली स्ट्रीट से बचते हुए स्कूल पहुंचा। गेट पर पहुंचकर मैंने अपनी आंखें मल ही रहा था कि पीछे से एक मासूम सी आवाज आई, पिंगजी ब्रो, तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। जो बुक देने की बात कही थी वो कहाँ है? पूरे 7 दिन हो गए। तुम्हें पता भी है इन 7 दिनों में मैंने कैसे इंतजार किया? मैंने माथे पर हाथ मारा। ओह शिट, मैं भूल गया। मेरी ऑनेस्ट बिजनेसमैन वाली रेपुटेशन तो गई। जिस छोटे भाई को मैंने प्रॉमिस किया था उसकी बुक तो कब की रेसिपीज में बदल चुकी है। मैंने तुरंत एक आइडिया निकाला, ऐसे दिखाओ जैसे कुछ सुना ही नहीं। बाद में स्कूल से निकलते समय उसे बुक दे दूंगा। मैंने पैर आगे बढ़ाया ही था कि पीछे से वो छोटा सा बच्चा लगभग रोते हुए चिल्लाया, पिंगजी ब्रो, मेरी तरफ देखो ना। वह उछलता कूदता मेरे पीछे स्कूल के अंदर आने लगा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। लिटिल बॉय, तुम क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे आने की नहीं है। उसने नाक सुड़कते हुए कहा, 13 एलिमेंट्री स्कूल भी तो कल्टीवेटर स्कूल ही है ना? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मैं भी एक दिन यहाँ जरूर आऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड ने हंसते हुए कहा, लिटिल स्टूडेंट, मुझे तुम पर भरोसा है। मी लेले ने आंखें घुमाई, तुम होते कौन हो? मुझे तुम्हारे भरोसे की जरूरत है क्या? लेकिन तब तक मैं वहाँ से गायब हो चुका था। वाह पिंजी ब्रो। सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा पूरी तरह सुन्न पड़ गया। मैं एक कोने में छिपकर राहत की सांस ले ही रहा था कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जांगपिंग, एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे से पीछा छुड़ाकर स्कूल तक भागते हुए आ गए। तुम में भी कम टैलेंट नहीं है। मेरा शरीर एकदम अकड़ गया। मैंने तुरंत चेहरे पर स्माइल चिपकाई और पूरे 8 दांत दिखाते हुए बोला, लानलान, तुम्हें नहीं लगता कि मेरे दांत फिर से बदलने वाले हैं? आजकल दांत में थोड़ा दर्द भी है। वह हवा में खड़ा था, ब्लैक ट्रेनिंग क्लॉथ्स, ऊंची बंधी पोनीटेल और ऐसी खूबसूरती की आंखें ठहर जाएं। उसके लेफ्ट हैंड में ब्लेड था। उसका स्कैबर्ड डीमनिक बीस्ट की स्किन से बना था। उसने चिंग की आवाज के साथ ब्लेड आधा बाहर निकाला और बोला, जांगपिंग, भरोसा है कि मैं तुम्हें काट नहीं दूंगा। वैसे भी ये पहली बार नहीं था जब मैंने उसे बहला फुसलाकर उसका ब्लड एसेंस लिया हो। मैंने तुरंत उसका रिस्ट पकड़ लिया और ऑकवर्ड स्माइल देते हुए कहा, लैंडलाइन, सच में मेरी गलती नहीं है। वो आदमी इतना बेवकूफ था कि अगर उसे दुनिया की थोड़ी हार्श रियलिटी नहीं दिखाता तो स्कूल से बाहर निकलकर वो सर्वाइव कैसे करता? वह अभी भी ब्लेड खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक चौंक गया। आज तुम्हारे हाथ में मुझसे भी ज्यादा स्ट्रेंथ है। क्या तुमने आज कुछ खाया भी नहीं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह तुरंत बोला, और अगर तुम्हारी ग्रिप इतनी स्ट्रांग है तो तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं ब्लेड की हैंडल ही छोड़ दूं? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले पीछे से एक गुस्से भरी आवाज आई, जांगपिंग, लानलन का हाथ छोड़, अपने कुत्ते जैसे पंजे हटाओ। मैंने पीछे मुड़कर देखा और लगभग हंस पड़ा। ली जिमू, मैंने पलटकर बड़ी मीठी स्माइल के साथ कहा, ली जिमू स्टूडेंट, क्या टीचर ने तुम्हें कभी मैनर्स के बारे में नहीं सिखाया? वह गुस्से से पागल हो चुका था। आखिर वह ली फैमिली का हेयर था। मैंने उसका ब्लड एसेंस ठग लिया था और ऊपर से उसकी बड़ी बहन ने
उसे अच्छी खासी धुलाई भी कर दी थी। पूरे एक हफ्ते से उसके अंदर गुस्सा जमा था। उसे लगा था कि अगले ही दिन वह अपना हिसाब बराबर कर लेगा। आखिर मैं एक ऐसा बेकार इंसान था जो कल्टीवेशन तक नहीं कर सकता था। उसने तो मेरे घुटनों पर गिरकर उससे माफी मांगने तक के सीन्स अपने दिमाग में इमेजिन कर लिए। लेकिन अगले ही दिन मैंने लीव ले ली और फिर लगातार 7 दिन स्कूल नहीं आया। अगर वह अपने यंग मास्टर वाले प्राइड को कंट्रोल न करता तो मेरे घर तक पहुंचकर अपना बदला लेने चला आता। लेकिन आखिर वह भी एक प्रतिष्ठित फैमिली का यंग मास्टर था, इसलिए किसी तरह खुद को रोक लिया। अब सुबह सुबह उसने मुझे अपनी क्रश का हाथ पकड़े देखा तो वो और कैसे सहन करता। वह गुस्से से दहाड़ा, जांग पिंग, अगर हिम्मत है तो अपने ये छोटे मोटे ट्रिक्स छोड़ और मेरे साथ 1-on-1 फाइट कर। आसपास के सभी स्टूडेंट्स तुरंत इकट्ठा हो गए। पिंगटन ब्रो, जीनियस और यंग मास्टर, ये कास्ट तो पूरे 30 एपिसोड के सोप ओपेरा के लिए काफी है। जितने ज्यादा लोग जमा हुए, ली जिमू उतना ही खुश होने लगा। आखिर जितने ज्यादा विटनेसेस होंगे उसकी जीत उतनी ही शानदार लगेगी। उसे लग ही रहा था कि अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है कि तभी एक कोल्ड फीमेल वॉइस सुनाई दी। ली जिमू स्टूडेंट, तुमने किसके हाथ को डॉग पॉ कहा? बस फिर क्या था, आसपास की क्राउड में हलचल मच गई। लनलन सीनियर सिस्टर भड़क गई। ये नया यंग मास्टर भी कितना बेवकूफ है। कौन नहीं जानता कि लान लान पिंगजी ब्रो को सच में मारती है और उसके लिए फीलिंग्स भी सच हैं। पिछली बार स्कूल के बाहर कुछ बदमाशों ने पिंगजी ब्रो को परेशान किया था तो लान लान ने उन्हें ऐसा पीटा था कि सबके दांत जमीन पर बिखर गए थे। लगता है अब तो वो लगभग लिमजिंग तक पहुंच चुकी है। लिमजिंग? ली जिमू गुस्से से फट पड़ा। क्यों उसके पास इतनी ताकत है? लेकिन सामने खड़ी लड़की को देखकर उसने अपना गुस्सा दबाया और कहा, लैन लैन रास्ते से हटो, ये मामला मेरे और जियांग पिंग के बीच है। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने मुझे एक झटके में अपने पीछे खींच लिया और ब्लेड निकालकर सीधा ली जिमू की तरफ तान दिया। जांग पिंग का मामला मेरा मामला है। अपना ब्लड एसेंस वापस चाहिए। सपना देखना बंद करो। खुद बेवकूफ बने थे, अब किसे दोष दे रहे हो? ली जिमू को ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। वह यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसकी क्रश सच में एक ऐसे वेस्ट के लिए उसके सामने खड़ी थी। उसका खून खौल उठा और वह चिल्लाया, क्यों? फिर मेरी तरफ मुड़कर गुस्से में बोला, जांग पिंग, क्या तुम आदमी हो भी या नहीं? हमेशा किसी लड़की के पीछे छिपते हो, इसे आदमी होना कहते हैं? मैं हंस पड़ा। इस तरह के सवाल का जवाब देना मुझे जरूरी नहीं लगा। मैंने बस पास खड़े शाओ हुआंग की तरफ इशारा किया। तुम ली यंग मास्टर को समझाओ। शाओ हुआंग ने 2-3 कौर में अपना रैप खत्म किया, फिर आगे आया, सबकी तरफ हाथ जोड़कर हल्का सा झुका। आसपास के स्टूडेंट्स ने हूटिंग की लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह गर्व से बोला, ली यंग मास्टर, लगता है तुम बाहर से आए हो, तुम्हें साउथ सिटी के रूल्स नहीं पता। ली जिमू ने तुरंत पूछा, कैसा रूल? शाओ हुआंग ने आराम से कहा, पिंगजी ब्रो, हम सबके अपने हैं, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन करना हमारा काम है। आज तुम चाहे यंग मास्टर हो चाहे कोई बड़ा एक्सपर्ट, साउथ सिटी में पिंगजी ब्रो को हाथ नहीं लगा सकते। अगर तुमने उसकी एक बाल तक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं शाओ हुआंग पूरे स्कूल को लेकर तुम्हें पीटूंगा।